बच्चों DSSS के लिए, TGT के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो देखो अपना क्या तरीका रहने वाला है कि जो पहले 6th की जो कंप्लीट NCERT है वो आपको करनी है, ठीक है। पहले 6th की करोगे क्योंकि ऐसा नहीं है बायो के क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाते हैं छोटे, या जैसे आप जो एक्टिविटी वाला पोर्शन है आपको वो भी पढ़ना है। और जो फिर हम 6th के बाद हम 7th की करेंगे। यहाँ पे अब कंप्लीट आपकी मतलब क्या हम करने वाले हैं 6th का, उसमें आपके बायो के भी हैं, मतलब केमिस्ट्री के भी हैं और फिजिक्स के भी हैं। तो आपको स्टार्टिंग से लेके और जो 12th क्लास तक है, मतलब 6th 7th 8th 9th और 10th 11th और 12th, ये पूरा सिलेबस हमें करना है। चाहे उसमें अपना बायो भी है, फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री भी है, ठीक है। फिजिक्स का 11th 12th का तो मैं 10th तक तो मैं करा दूंगी बच्चों। 11th 12th का मतलब थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम रहेगी, वो आप कर लेना। और 6 से 10 तक की जो फिजिक्स होगी वो भी हम कर लेंगे, केमिस्ट्री हम 12 तक पढ़ेंगे और बायो भी हम 12 तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये अपना तरीका रहेगा। तो पहले हम जो 6th है कंप्लीट उसको पहले करेंगे। और चैप्टर ये नहीं होगा कि एक ही आएगा, चैप्टर एक क्लास में 2 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वो वैसे ही तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, आपको छोड़नी नहीं है कोई भी क्लासेस, ठीक है। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आपको प्लांट्स वाला पढ़ना है, गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स, ठीक है। कि प्लांट्स के बारे में आपको कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। देखो एक तो ये इमूवेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म आप इनको कहते हो, प्लांट को क्या कहते हैं, इमूवेबल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हमारे सराउंडिंग में रहते हैं, ठीक है। अब ये जिनसे हमें क्या मिलती है बच्चों, ऑक्सीजन भी मिलती है और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं जिससे हमें फूड भी मिलता है, ठीक है। अब आपको क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए, जो पीछे साउंड आ रही है एक बार उसको इग्नोर कर देना। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का आपको पता होना चाहिए। प्लांट्स जो है बच्चों उसमें क्या होते हैं कि हर्ब शर्ब ट्री, ये भी हमें पढ़ने ही है। हर्ब भी पढ़ना है, शर्ब भी पढ़ना है, ट्री पढ़ना है, क्लाइंबर्स पढ़ने हैं, क्रीपर पढ़ने हैं। और यहाँ से हमसे एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं मोस्टली, ठीक है। क्या पूछ लिए जाते हैं, एग्जाम्पल हमसे यहाँ से पूछ लिए जाएंगे। और प्लांट जो है प्रेजेंस ऑफ फ्लावर के बेसिस पे भी दो तरीके से मतलब इनको डिवाइड किया गया है, फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अभी आप क्योंकि 6th की पढ़ रहे हैं, 7th में और इससे अपग्रेड पढ़ेंगे, 8वीं में और ज्यादा आ जाएगा, 9th क्लास में और ज्यादा पढ़ लोगे, 10th वाली में, ठीक है। तो उसके बेसिस पे सारी चीजें याद रखनी है। फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या है, देखो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनको आप फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हो। आपसे पूछा जाए कौन से प्लांट्स हैं जिनको फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, तो आप किनको बोलते हो, एंजियोस्पर्म्स को बोलते हो। जैसे सनफ्लावर हो गया, मैंगो हो गया, जितने भी आप आसपास जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो आपको बताई है जिन पे फ्लावर आता है वो एंजियोस्पर्म्स कहलाते हैं। तो ये एग्जांपल। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं। क्या है, जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं। जैसे मनी प्लांट है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर अब किसके बेसिस पे, ये तो फ्लावर के बेसिस पे था, अब है हाइट, स्टेम की टाइप क्या है और ब्रांचेस कैसी हैं उसके टाइप पे कैसे डिवाइड कर रखा, हर्ब शर्ब ट्री क्लाइंबर्स और क्रीपर्स, ठीक है। अब अगर आप किसकी बात करते हैं, जो हर्ब्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टेम जो होती है बच्चों, जो हर्ब्स होते हैं उनकी सॉफ्ट होती है, कैसी रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, ग्रीन रहेगी। तो ये इसका नेचर रहेगा स्टेम का, ठीक है ना। अब देखो अगर आप एक मतलब सोच पाए, जैसे टमाटो प्लांट आपने देखा होगा, टमाटो नहीं देखा है तो गेहूं का तो सबने देखा हुआ है, ठीक है। टेंडर देखो आपने, इसका मतलब क्या है कि आप अगर देखोगे तो बहुत ज्यादा सॉलिड इसकी जो स्टेम होती है वो आपको नहीं मिलने वाली है, सॉलिड नहीं मिलने वाली, ठीक है। जैसे अगर आप वीट की देखोगे तो कोई सॉलिड नहीं है, वो प्रॉपर सॉलिड नहीं है, ठीक है, स्पेस प्रेजेंट होता है। फिर क्या है, जो हर्ब होता है वो एक स्मॉल प्लांट होता है, वहां पे ब्रांचेस ज्यादा आपको नहीं मिलेंगी, ब्रांचेस आपको नहीं देखने को मिलती हैं। शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, बहुत लंबा टाइम पीरियड इनका नहीं होता। एग्जाम्पल आपको याद रखना है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू आ जाता है कि इनमें से कौन सा हर्ब है कौन सा शर्ब है, वो पहचानने का तरीका भी अभी देखेंगे। टमाटो है किसमें आ जाता है, हर्ब में, मस्टर्ड भी हर्ब में आ जाता है, रेडिश भी, सनफ्लावर भी और व्हीट भी, ठीक है ना। तो ये किस में आ जाएंगे, आपके जो हर्ब प्लांट्स हैं उसमें, ठीक है। फिर बात करें हम जो शर्ब्स हैं उनमें क्या आता है कि मीडियम साइज रहेगा, ठीक है। और साइज जो हर्ब होती है उनसे तो लंबा रहने वाला है, ठीक है। इनकी जो स्टेम है वो थोड़ी सी वुडी रहेगी, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा थिक होगी और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही थिन होने वाली है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा मीडियम रहेगा पर वुडी स्टेम होगी, ठीक है ना। अब जैसे क्या है,
जैसे आप रोज प्लांट को देख लो तो वुडी स्टेम है, बहुत ज्यादा ऐसे भी नहीं होगी बहुत ज्यादा हार्ड है, पर ऐसा भी नहीं होगी कि बिल्कुल ही लो उसमें है, ठीक है। और जो शर्ब होगी ना बच्चों, उसमें क्या होता है कि जो बेस के उसमें ही बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बेस से ही बहुत सारी ब्रांचेस शुरू हो जाती हैं, तो ये शर्ब की पहचान होती है, ठीक है। बेस से ही बहुत सारी ब्रांचेस चालू हो जाती है, जैसे रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, प्रोटोन हो गया, बोगेनविला हो गया, तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, जैस्मिन का भी, प्रोटोन का भी और बोगनविला का भी। और ट्री, ये तो सबको पता ही है कि भाई वुडी स्टेम होती है, बहुत हार्ड होती है, ठीक है ना। और ग्राउंड से मतलब जो ब्रांचेस भी पर वो बहुत ऊपर, यहाँ से बेस से स्टार्ट नहीं होती, ये स्टेम है, बहुत वुडी स्टेम है। फिर यहाँ पे आपको ब्रांचेस यहाँ देखने को मिल सकती हैं प्लांट में, ठीक है। और जो इनकी मेन जो स्टेम होती है, इसको क्या बोलते हैं आप, ट्रंक बोलते हो। अगर आप प्लांट देखो ना बच्चों, जो हम नीचे रूट्स होती हैं और जो ऊपर वाला सिस्टम जो पूरा हो जाता है बेस से, ये यहाँ से ऊपर सिस्टम है, इसको शूट सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, शूट सिस्टम बोला जाता है। ये एग्जाम्पल, ये तो पता ही है आपको ट्री के एग्जाम्पल, मैंगो है, पाम ट्री है, ये सारे आपको पता है, ये ट्रीज कहलाते हैं। पर आपको शर्ब का आपको पता होना चाहिए कि वहां बेस से ही ब्रांचेस हो जाती है, ट्री में क्या हो जाती है कि बहुत ऊपर जाके उसकी ब्रांचेस शुरू हो जाती हैं। ऐसा जो अपना हब होता है उसमें ब्रांचेस आपको देखने को नहीं मिलती। फिर क्या है, जो क्लाइंबर्स हैं, उनमें क्या होता है बच्चों, या तो स्टेम और या तो लीफ, या तो क्या है स्टेम या तो लीफ, किस में कन्वर्ट हो जाती है, टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि उसको ऊपर चढ़ाने के लिए मतलब कि एक सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, ताकि वो किसी का सपोर्ट लेके वो ऊपर चढ़ सके, जिसको किसकी हेल्प से, टेंड्रिल, जो कि या तो मॉडिफिकेशन होंगी लीफ की या तो मॉडिफिकेशन होंगी स्टेम की, ठीक है। तो वो किसी नाइबरिंग जो ऑब्जेक्ट होगा उसके चारों ओर वो मतलब उसका सपोर्ट लेके और वो ऊपर चढ़ जाती है। जैसे मनी प्लांट हो गया, पी प्लांट हो गया, बिटर गॉर्ड हो गया या बॉटल गॉर्ड, जैसे अपना घिया और करेला, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। फिर हमने अभी क्या पढ़ा था, क्लाइंबर। अभी हम पढ़ेंगे क्रीपर्स जो होते हैं, मतलब जो कैसे चलते हैं, चलते नहीं मतलब जो जैसे रेंगने वाला जो होता है उनको आप क्रीपर्स बोल देते हैं। तो जो नीचे ही नीचे ग्रो करते हैं वो क्लाइंब नहीं करते, ऊपर तक वो नहीं जाते। तो और इनकी स्टेम कैसी होगी बच्चों, वीक स्टेम होने वाली है, अपराइट नहीं जाती है और ना ही कहीं पे क्लाइंब होने वाली है। एज सच कोई यहाँ पे क्लाइंबिंग या कोई एज सच कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता कि जो इनको हेल्प करने वाला है। जैसे एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी है, पंपकिन का है, वाटरमेलन का है, तो ऐसे ऐसे बेस पे ही हॉरिजॉन्टली ही लैंड पे ग्रो करेंगी और यहीं पे ही जो प्लांट है वो लगना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे आपने देखे होंगे, तो इनको आप क्या बोलते हो, क्रीपर्स। तो स्ट्रॉबेरी का पूछा जाता है कि भाई स्ट्रॉबेरी एक हर्ब है, शर्ब है, ट्री है, या क्रीपर है या क्लाइंबर है, तो वो आपको पता होना चाहिए। जो स्ट्रॉबेरी है वो किस में आ जाता है, क्रीपर में आ जाता है, ठीक है। अब हमें किसकी बात करनी है, अब हमें बात करनी है कि जो स्टेम होती है वो क्या है, एक पार्ट ऑफ प्लांट है। पहली बात तो पार्ट ऑफ द प्लांट है, ये स्टेम की बात हम पढ़ रहे हैं, पार्ट ऑफ द प्लांट जो वर्टिकली प्लांट को ऊपर ले जाने के लिए हेल्प करता है। फंक्शन आपको पता होना चाहिए, होल्ड करता है प्लांट को किस चीज के लिए, अपराइट होने के लिए, और यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कराता है किसको, ब्रांचेस के लिए, लीव्स के लिए, फ्लावर और फ्रूट्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो स्टेम है वो ऊपर तक क्या करता है, वाटर मिनरल्स, क्योंकि इसी में जाइलम और फ्लोएम होते हैं ना बच्चों। जाइलम तो किसको लेके जाता है, वाटर को लेके जाता है, और अपना जो फ्लोएम होता है वो किसको लेके जाता है, जो फूड होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो ये वाटर और मिनरल्स वो तो स्टेम में मतलब कहाँ से आएगा, और वो रूट्स के थ्रू वहां पे आता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे फोटोसिंथेसिस होता है ना, तो वहां पे फूड बनता है, तो फूड भी उसी स्टेम से, या जो लीफ है और स्टेम के पार्ट से ही दूसरे मतलब प्लांट के दूसरे पार्ट तक जाएंगे, ठीक है। और वहीं पे जो वाटर रूट से आ रहा है, यहाँ पे रूट्स हैं, तो वो भी अलग अलग पार्ट की तरफ मूव करने वाला है, ठीक है। ये चीज यहाँ से आपको हटा देनी है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। फिर हमें लीफ की बात करनी है बच्चों, ठीक है। ये रहा लीफ। लीफ क्या है, एक फ्लैट थिन नैरो और ब्रॉड ग्रीन कलर का मतलब पार्ट होता है, ये चीज आपने देखी होगी। यहाँ से कई मतलब चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे एक तो क्या पूछा जाता है कि किस प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट होता है
वो अपना जो एक्सेस वाटर है उसको रिमूव कर देता है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, कि वेपर फॉर्म में वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है। और किस पार्ट के थ्रू होता है बच्चों, स्टोमेटा के थ्रू हो जाता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। और यही कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस यहाँ पे होता है, फूड बनने का प्रोसेस, किसकी हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से। ठीक है, फूड फैक्ट्री तभी लीफ को बोला जाता है। ठीक है ना। अब देखो, और यही रेस्पिरेशन भी होगा बच्चों, क्या होने वाला है, रेस्पिरेशन भी लीफ में ही होता है। अब यहाँ पे जो कई वर्ड्स है वो आपको पता होना चाहिए। लेमिना आपको पता होना चाहिए, जो पूरा ये ब्रॉड ये एरिया ना, इस पूरे को लेमिना बोला जाता है। वेन्स क्या होती है, जैसे बीच की जो ये होती है इसको तो मिडरिप बोला जाता है, ये लेमिना है। और जो ये आगे जो ऐसे ब्रांचेज ऐसे निकली हुई हैं, इनको वेन्स बोला जाता है। ठीक है ना, ये मिडरिप हो गया। और ये जो अरेंजमेंट है वेन्स की, इसी को विनेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विनेशन बोला जाता है। ठीक है। अब विनेशन भी अपने पास दो तरीके की होती है, जो अभी आपको पढ़ना है। कौन सी होती है, एक रेटिकुलेट विनेशन होती है और एक पैरेलल विनेशन होती है। रेटिकुलेट और पैरेलल। रेटिकुलेट में क्या होता है, रेटिकुलेट में आपको मिडरिप के दोनों तरफ, मतलब जैसे ये अरेंजमेंट, जैसे नीम का पत्ता आप अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे आपको अरेंजमेंट मिल जाएगी, ये रेटिकुलेट विनेशन है। पैरेलल में क्या है, जैसे घास को अज्यूम कर सकते हैं, या फिर जो अपना धान होता है ना, या आप गेहूं मान सकते हैं। ग्रासी फैमिली में अकेले का पत्ता है, तो वहां पे आपको या तो इस तरीके से पैरेलल ऐसे अरेंजमेंट मिलेगी, या फिर दूसरे तरीके से ऐसे बिल्कुल पैरेलली आपको जो वेन्स हैं वो मिलने वाली हैं, तो उसको आप पैरेलल विनेशन बोल देते हैं। ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस तो आप सबको पता ही, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है कि आप जो अपना लाइट की हेल्प से, क्लोरोफिल प्लांट के पास होता है, CO2 की हेल्प से, तब फूड क्या मतलब जो प्लांट है वो क्या बनाता है, फूड को प्रिपेयर करता है और रिलीज क्या कर देता है, ऑक्सीजन, जिसको आप फोटोसिंथेसिस कहते हो। और किसकी फॉर्म में फूड बनाता है बच्चों, ग्लूकोज की फॉर्म में। ट्रांसपिरेशन मैंने अभी बताया। फिर आपको किसका पता होना चाहिए, जो आपके पास रूट्स होती हैं। रूट्स क्या करती हैं, ग्राउंड के नीचे होती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को। फंक्शन क्या है, प्लांट एंकर मतलब कि उसको सपोर्ट सिस्टम पकड़ने का काम करती है। एंकर मतलब उसको पकड़े हुआ है। ठीक है। एब्जॉर्ब करती है वाटर न्यूट्रिएंट्स, कहाँ से, सॉइल से एब्जॉर्ब करने वाली है। सॉइल इरोजन से वहां पे प्रिवेंट करेगी सॉइल को, क्योंकि उसने पार्टिकल्स को एंकर मतलब होल्ड करके रखा हुआ है। रूट्स क्या है बच्चों, दो तरीके की होती हैं, जो आपको पता होना चाहिए। टैप रूट और कौन सी होती है, फाइब्रस रूट होती है। टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप कौन सी होती है बच्चों, जहां पे मतलब ऐसे है, साथ में ऐसे लेटरल ब्रांचेस भी निकली हुई हैं। ठीक है, ऐसे। पर फाइब्रस में क्या होगा, आपको मेन कोई ऐसे नहीं दिखाई देने वाला, सारी ऐसे ही दिखाई देने वाली है, ऐसे रूट्स। और यहाँ पे क्या है, पहले ऐसे होगी, मेन रूट होगी, और फिर साइड में ये ऐसे हेयर्स निकले हुए होंगे, जिसको लेटरल रूट्स आप बोलते हो। ठीक है। टैप रूट इनमें होती है, टैप रूट होती है जैसे पी प्लांट हो गया, नीम हो गया, ट्री हो गया, कौन सा मतलब ट्री बोल रहे हैं, मैंगो ट्री हो गया, मैरीगोल्ड हो गया। तो आप कैसे पहचानेंगे, टैप रूट होती है बच्चों जिन प्लांट्स में रेटिकुलेट विनेशन होती है। टैप रूट किस में होगी, जहाँ रेटिकुलेट विनेशन मिलेगी। फाइब्रस रूट उन प्लांट्स में मिलेगी जहाँ पे आपका क्या मिलेगा, पैरेलल विनेशन देखने को मिलेगी। ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये फाइबर लाइक रूट्स होती हैं, जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाई, सिमिलर साइज होता है फाइब्रस रूट। ये एग्जांपल जैसे मैंने बताया था, पैरेलल में भी वीट हो गया, पैडी हो गया, ग्रास हो गया, मेज हो गया, मिलेट्स हो गया, बैम्बू हो गया, शुगर केन, ये सारे फाइब्रस रूट, और ये सारे ही किसके एग्जाम्पल हैं, पैरेलल वेनेशन यहाँ पे होती है। यही रिलेशनशिप दिखाया गया है टैप रूट फाइब्रस का। इसमें कैसे है, जैसे ये लिखा गया है कि जो टाइप ऑफ, अच्छा ये अलग अलग हो गया बच्चों, टाइपिंग उसमें अलग अलग आ गया ये। इसमें क्या है कि अच्छा वो कटी हो गया है, तो आप यहाँ पे टाइप ऑफ लीफ लिख सकते हो कि वो टाइप ऑफ रूट, कि अगर यहाँ पे कैसी होगी, कि अगर फाइब्रस है तो पैरेलल वेनेशन होगी, जो मैंने अभी लिख दिया था। और लीफ अगर कैसी है, रेटिकुलेट वेनेशन वाली है, तो यहाँ पे टैप रूट होगी। ठीक है, ये मैंने अभी बताया है। फिर बात है फ्लावर की। फ्लावर को रिप्रोडक्टिव यूनिट बोला जाता है बच्चों। फ्लावर को रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ दी प्लांट बोला जाता है, जहाँ पे आप सीड और जो फ्रूट है वो वहाँ पे फॉर्म होते हैं। क्या क्या चीज़ होती है, मान लो आप एक क्या बना रहे हो, जैसे आप यहाँ पे एक तो मेल और फीमेल पार्ट होता है ना, सबसे इनर वाला पार्ट जो होता है वो फीमेल होता है, और जहाँ यहाँ पे ऐसे जो प्रेजेंट होता है वो मेल पार्ट प्रेजेंट होता है।
ठीक है ना। फिर यहाँ पे आप ऐसे बना सकते हैं कि ये लीफ वाला पार्ट है, जो कलर्ड पोर्शन होता है बच्चों, जो कलर्ड पोर्शन होता है ये पेटल्स होती हैं, जो ग्रीन वाली ऐसे नीचे जो लीव्स ही प्रेजेंट होती हैं सेपल्स होती हैं। कलेक्शन ऑफ बहुत सारी मतलब जो पेटल्स हैं इनको आप क्या बोल देते हो, कोरोला बोलते हो। और जो बहुत सारी जो सेपल्स हो जाती हैं कलेक्टिवली आप उनको कैलिक्स बोलते हो। क्या बोलते हो, कैलिक्स बोलते हो। अगर आप मेल पार्ट जो है जैसे मैंने अभी ये बताया जिसको आप स्टेमन बोलते हो, मेन से आप याद रखोगे, ये जो ऐसे बनाया है ना, क्या आप बोलोगे आप इसको स्टेमन, मैन आ गया ना पीछे। इसमें एक एंथर होता है, ऊपर वाला पार्ट एंथर होता है और नीचे वाला ये जो पकड़ने वाला है इसको फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंट। ठीक है। और फीमेल में क्या है, जैसे ये है, इसको वैसे तो दो नाम दिए जाते हैं फीमेल को। यहाँ पे आप या तो इसको कार्पल बोलोगे, कार्पल, या पिस्टल, पिस्टल। ठीक है। या वैसे गाइनोशियम भी इसको बोला जाता है। थोड़ा सा और याद यहाँ पे आप करना चाहो तो गाइनोशियम, जैसे गाइनी वर्ड यूज किया जाता है ना, जो मतलब फीमेल जो डॉक्टर होती है गाइनोशियम, और मेल को एंड्रोशियम भी बोला जाता है। स्टेमन तो बोला ही जाता है, एंड्रोशियम भी बोला जाता है। ठीक है। तो ये कार्पल, पिस्टल, गाइनोशियम इसके नाम होते हैं। और ये पार्ट क्या है, ये स्टिग्मा होता है, यहाँ में आ रहा है ना स्टिग्मा। ये स्टाइल होता है बच्चों, स्टाइल। और ये ओवरी। ठीक है, समझ गए ना। जैसे मैं ये बना देती हूँ कि ऐसे होता है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है जिसको आप एग बोलते हैं। ठीक है ना, समझ गए। आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो नोट्स हैं आपको वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, तो वहां से आप वहां उनको ले लीजिएगा। ठीक है। अब देखो, अगर आप फूड की बात करते हो तो फूड क्या है, क्वेश्चन भी आपने सीटेट के देखे होंगे किस तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन भी हम साथ साथ करेंगे कि फूड क्यों, क्या जरूरी है, कहाँ से वो आता है। पहले तो इस पूरे चैप्टर में ये चीज आएगी, कहाँ से वो आता है। ठीक है भाई, जो हम खाते हैं किस चीज के लिए, जिंदा रहने के लिए, ईट टू लिव, उसको क्या बोल देते हो आप, उसको बोल देते हो बच्चों आप फूड। ठीक है, क्या बोल देते हो, फूड। फूड के फंक्शन क्या है, तो आपको कई बार क्या है, चार ऑप्शन बना दिए जाते हैं, उनमें से ये बात बोली जाएगी फूड के लिए इनकरेक्ट बात क्या है या करेक्ट बात कौन सी है, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो फूड है वो फ्यूल की तरह काम करता है हमारी बॉडी के लिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। खाना खाते हैं तो वो एनर्जी हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, फूड क्या कराएगा, एनर्जी को प्रोवाइड कराएगा, क्या करने के लिए, काम करने के लिए। ठीक है। अब फूड क्या है कि जो असेंशियल चीजें होती हैं, जो हमारी बॉडी के लिए असेंशियल चीजें हैं ग्रोथ के लिए, वो भी हमें प्रोवाइड कराता है। कौन बच्चों, फूड। तो ये भी उसका फंक्शन है। फिर क्या है कि जो सेल्स हमारी बॉडी में है उनको रिपेयर करने के लिए, और जो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो फूड जो हमें क्या करता है, डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, तो फूड ये भी क्या है, फंक्शन परफॉर्म करता है। फिर क्या है कि भाई फूड आपको पता है कि नई सेल्स को बनाने में जो हमारी बॉडी में सारी ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है, फूड की वजह से ही होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो बिल्डिंग अप न्यू सेल्स एंड टिश्यू, वो भी काम किसका है, फूड का ही है। अब फिर आपको पता होना चाहिए फूड वैरायटी आपको क्या है, आपको पता होगा कि हर एक रीजन में, हर एक एरिया में डिफरेंट काइंड क्या होता है, बहुत अलग अलग तरीके का क्या प्रेजेंट होता है, फूड प्रेजेंट होता है, जिसमें अलग अलग तरीका का कंटेंट प्रेजेंट होगा, अलग अलग मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये किस में काउंट किया जाता है, फूड वैरायटीज में किया जाता है। नेक्स्ट है वो क्या, हमारे पास उनके इंग्रेडिएंट्स क्या होने वाले हैं। अब वो देखो कि आपको हर एक डिश में, अब जो नेक्स्ट क्या है बच्चों, वो क्या है, इंग्रेडिएंट्स टॉपिक है। तो आपको फूड दे दिया जाएगा और उससे आपसे पूछा जाएगा कि भाई, मान लो वो आपसे पूछ रहा है कि भाई चपाती के इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए क्या है। ठीक है, आपको कोई भी एक फूड दे दिया जाएगा, उसके क्या पूछ लिए जाएंगे, जैसे कोई सब्जी दे दी जाए, ठीक है, और उससे पूछ लिया जाए भाई इसमें क्या क्या चीजें डाली गई हैं, ठीक है, इसकी सामग्री बताइए, इसके इंग्रेडिएंट्स बताइए, तो वो आपको बताना होता है। ठीक है, जैसे आपको चपाती का पता है उसमें क्या क्या होता है, भाई आटा होता है और उसमें क्या डाला जाता है, वाटर डाला जाता है, तभी आपको पता है कि क्या बनाई जाती है, रोटी बनाई जाती है। एक पर्टिकुलर चीज को तैयार करने के लिए, ठीक है, जो चीज लगती है उसको इंग्रेडिएंट्स आप बोलते हो। ठीक है, आपको इडली का पता होना चाहिए, इडली में क्या क्या लगता है, राइस लगता है और दाल लगती है, सॉल्ट लगता है और क्या लगता है, वाटर लगता है।
ठीक है, ये आगे आएंगे क्योंकि एनसीईआरटी में जो टेबल बनी होती है उनको कंप्लीट करना, ठीक है, वो टेबल मैंने सारी यहाँ पे डाल रखी है, तभी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो कई बार ये कंफ्यूजन रहता है कि यार इतनी बड़ी ये टेबल है, इनका क्या सॉल्यूशन रहेगा, तो वो सारी टेबल्स यहाँ पे डाल रखी है, तब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे प्लांट और एनिमल दो जगह से हमें फूड क्या है बच्चों, वो मिलता है, क्या है, दो जगह से मिलता है, एक तो प्लांट से मिलता है और एक किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। प्लांट से क्या क्या मिलता है, सीरियल्स मिलते हैं, पल्सेस मिलते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट हो गए, ऑयल हो गया, स्पाइसेस हो गई, शुगर, टी, और क्या है बच्चों, कॉफी, ठीक है। तो कई बार ऑप्शन में लिख दिया जाता है प्लांट से भाई हमें क्या क्या मिलते हैं, तो वो ऑप्शन में आपको देखना होता है भाई क्या चीज मिलती है और क्या नहीं मिलती है। तो प्लांट ये सारे सोर्सेस हैं। फिर क्या है, एनिमल से हमें क्या मिलता है, एक तो मिल्क मिलता है, एग मिलता है, मीट है, फिशेस हैं, ये सारी चीजें हमें किससे मिलती हैं, ये एनिमल से मिलती हैं, ठीक है। फिर जो प्लांट पार्ट है जो कि सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो जाता है, ये आपको 100% याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको एग्जांपल दे दिया जाएगा अभी, कैरेट, ये प्लांट का मतलब कौन सा हिस्सा है, ये प्लांट मतलब कैरेट का भाई कौन सा हिस्सा एडिबल होता है, कैरेट का कौन सा हिस्सा एडिबल होता है भाई, उसका सीड, उसका फ्रूट, उसका फ्लावर या उसकी लीफ, ठीक है, ऐसे आपसे पूछा जाएगा। या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो कैरेट होती है वो प्लांट की क्या है, स्टेम है या रूट है या लीफ है, क्या चीज है, तो ऐसे भी आपसे पूछ लिया जाएगा। या फिर एडिबल पार्ट के नाम से पूछ लिया जाएगा भाई खाने योग्य कौन सी चीज है कैरेट में, उसकी रूट है या फिर वो क्या चीज है, ठीक है। तो कैरेट में जो कैरेट होती है बच्चों वो क्या होती है, रूट होती है। रेडिश भी क्या होती है, रूट होती है। बीट रूट भी क्या होता है, इसमें तो रूट आ ही रहा है तो ये आप याद रखेंगे। टर्निप भी रूट होता है, और स्वीट पोटैटो, ये भी सारे क्या हैं, रूट्स हैं। तो इनमें जो रूट होती है वो एडिबल होती है। उसमें रेडिश हो गया, कैरेट, बीट रूट, टर्निप और स्वीट पोटैटो, ये 3-4 बार बोलो और याद रखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर स्टेम की अगर बात की जाए तो स्टेम में कौन कौन आता है, पोटैटो एक स्टेम है, शुगर केन एक स्टेम के रूप में आता है, जिंजर वो भी, और अनियन ये भी किस में आ जाता है, एक स्टेम के उसमें आ जाता है, ठीक है। फिर अगर आप बात करो लीफ में कौन कौन आएगा, स्पेनिश आ जाएगी, कैबेज आ जाएगा, मस्टर्ड आ जाएगा, कोरिएंडर, मिंट और फेन्यूग्रीक, ठीक है। फेन्यूग्रीक जो मेथी होती है उसको बोला जाता है, ठीक है, मेथी, वो भी लीफ में आता है। फ्लावर में कौन कौन है, एक कॉलीफ्लावर हो जाता है, ब्रोकली हो जाता है, बनाना और पंपकिन, ठीक है। ये जैसे पंपकिन पूछा जाए भाई वो क्या है, उसमें क्या चीज खाई जाएगी, या पंपकिन जो है वो क्या है, एक फ्लावर है, लीफ है या स्टेम है, तो आपको बताना होगा फ्लावर। फ्रूट में अगर आप देखो, ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। फ्रूट में क्या हो जाएगा, पंपकिन हो जाएगा, बनाना हो जाएगा, मैंगो, एप्पल और टमाटो, ये फ्रूट्स हैं। टमाटो पे लोगों को बहुत ज्यादा ये रहता है, तो वो भी किस में आता है, फ्रूट में ही आता है। सीड जो है, सीड कौन कौन हो जाएगा, पी हो जाएगी, पल्सेस हो जाएंगी, मेज, मस्टर्ड, बीन्स, क्यूमीन सीड्स, ठीक है, ये तो सब आपको पता ही है। पी भी सीड है, पल्सेस भी, मेज भी, मस्टर्ड भी, बीन्स भी और क्यूमीन भी, ठीक है ना। फिर आपको पता होगा स्प्राउट्स के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई जो सबसे पौष्टिक जो आहार है जिसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन सी चीज है, भी वो नॉर्मल सीड के रूप में बोला जाएगा, ऐसे बोला जाएगा। जो जो स्प्राउट्स हैं बच्चों, ये सबसे ज्यादा एक हेल्दी फूड के रूप में माना जाता है, ठीक है ना। क्या है, एक हेल्दी फूड के रूप में माना जाता है, ठीक है। ये आप पढ़ लेंगे कि भाई द प्रोसेस इन विच सीड लाइक मूंग और चना आर अलाउड टू जर्मिनेट। आपको पता होगा ना क्या किया जाता है कि थोड़ा सा भाई जो चने या होते हैं, दाल होती है, उनको भिगो करके और एक गीले कपड़े में बांध दिया जाता है, तो आप कुछ समय बाद देखते हैं, मतलब पूरा ओवर द नाइट उनको रखा जाता है, तो ऐसे आपको स्प्राउट्स बने हुए नजर आते हैं, एक वाइट सी स्ट्रक्चर आपको बाहर नजर आती है, उनको स्प्राउट्स बोला जाता है, इस पूरे उसको, ठीक है, पूरे उसको स्प्राउट बोला जाएगा। जो कि किस में रिच हो जाते हैं बच्चों, ये विटामिन में होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और बहुत सारे और भी मिनरल्स इनमें होते हैं, और जो काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। तो स्प्राउट एक हेल्दी फूड के रूप में माना जाता है। फिर क्या है, ऐसा कौन सा मतलब प्लांट है जिनके दो हिस्से मतलब खाए जाते हैं, ठीक है, टू पार्ट्स, मतलब उनमें कौन कौन आ जाता है, मस्टर्ड आ जाता है, मस्टर्ड की सीड भी यूज किए जाते हैं और उसकी लीव्स भी यूज की जाती हैं। पंपकिन आपने देखा होगा भाई, वो फ्रूट के रूप में भी यूज होता है और उसका जो फ्लावर है वो भी उसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये दो हिस्से जिनके यूज किए जाते हैं, मस्टर्ड और पंपकिन, ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। कहाँ गायब हो गए,
एक मिनट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये टेबल तो खासकर आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है बच्चों। अब फिर जो हमें देखना है कि जो एनिमल प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें क्या आ जाता है भाई, मिल्क से भी कन्वर्ट होके जो उसके डेरिवेटिव होते हैं वो भी आपको इसी में ही काउंट करने हैं। जैसे घी हो गया, बटर हो गया, कर्ड होगी, मतलब जो अपनी दही होगी, चीज हो गया, पनीर हो गया, तो ये सब कुछ एनिमल प्रोडक्ट ही माने जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि भाई जो मिल्क है वो कहाँ कहाँ से मिल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए भाई वो किससे मिलता है, काउ से मिलता है, गोट से, शीप से, और किससे, बफेलो से, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई मिल्क है वो कौन कौन से एनिमल से मिलता है। काउ, बफेलो पता ही है, गोट भी आपको पता होगा, और शीप से भी मिलता है। एग किससे मिलता है, हेन और डक से। एग किससे मिलेंगे, हेन से मिलेगा और डक से मिलने वाला है। मीट किस किस से मिलेगा, गोट से मिलेगा, शिप से, हैन से, पिजन से, और किससे, फिश से मिलने वाला है। सी फूड कहाँ से मिलेगा, ये आपको पता होंगे, ये ओस्टर, क्रैब और प्रॉन। और जो हनी है वो किससे, हनी बीज से आपको मिलने वाली है। फिर हर्बीवोरस आपको पता होने चाहिए कौन कौन से एनिमल है हर्बीवोरस, और क्या होते हैं, जो सिर्फ क्या करते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब जो घास फूस और जो प्लांट है वो खाते हैं, जिसमें गाय हो गई, गोट हो गया, डियर हो गया, रैबिट हो गया, एलिफेंट और शीप। तो आपसे पूछ लिया जाएगा भाई एलिफेंट वो क्या है, हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ओमनिवोरस है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर डियर है या गोट, इनका भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कार्निवोरस है, कार्निवोरस में कौन कौन आ जाएंगे, जो कि लॉयन है, टाइगर है, वॉल्फ है और ईगल है। ये क्या है, कार्निवोरस, जो मीट खाते हैं। क्या खाते हैं बच्चों, जो एनिमल को खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, उसको आप क्या बोल देते हो, कार्निवोरस। और दोनों चीजें खाते हैं, मतलब प्लांट्स और फ्लैश दोनों पे डिपेंड करते हैं, जिसमें ह्यूमन आ जाती है, बिल्ली आ जाता है, डॉग आ जाता है, कॉकरोचेस आ जाते हैं और क्रो आता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं। जैसे ये आगे क्वेश्चन दे रखा है ना, ये हमने अभी पढ़ा भी था, विच पार्ट ऑफ मस्टर्ड प्लांट इज एडिबल। दो चीजें आपको पढ़ी गई थी और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये कौन से वाला, जो मस्टर्ड वाला है, इनमें से क्या आंसर होगा आप कमेंट करके बता दीजिएगा, अभी अभी बताया है, ठीक है। मस्टर्ड प्लांट की कौन सी चीज एडिबल होती है। अब ये भी अभी क्वेश्चन बताया, विच वन इज द बेस्ट फॉर द हेल्थ। वो बॉइल्ड सीड होगा, रोस्टेड सीड होगा, या वेट स्वॉलन सीड होगा, या फिर स्प्राउटेड सीड होगा। तो आपको पता ही है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो हेल्दी चीज है वो कौन है, स्प्राउटेड सीड में आ जाता है, ठीक है। इनमें से हर्बीवोरस आपको बताना है, देख के बता दोगे ना इनमें से कौन सा हर्बीवोरस है। जैसे वॉल्फ है, ये नहीं आएगा, कार्निवोर में आ जाएगा। इसमें से वॉल्फ, ये भी कार्निवोर में आ जाएगा। इसमें जो क्रो है ये इसमें नहीं आएगा, ये अपना ओमनिवोर्स में आ जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है, विच एनिमल विच इट बोथ प्लांट एंड फ्लैश ऑफ द एनिमल आर कॉल्ड। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, इनको ओमनिवोर्स बोलते हैं। दोनों चीजों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर क्या है, जैसे हर्बीवोरस हैं, कार्निवोरस हैं, इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं क्योंकि एनसीईआरटी की टेबल है उनको कंप्लीट करना था। तो हर्बीवोरस में क्या आ जाती है, काव आ जाती है, बफेलो आ जाती है, बटरफ्लाई आ जाती है, स्क्वायरल आ जाती है और रैबिट आ जाता है बच्चों, ठीक है। रैबिट भी किस में आता है, हर्बीवोरस में आता है, और स्क्वायरल भी, ठीक है। कार्निवोर में जो लॉयन है, कैट है, स्पाइडर्स हैं, हाउस लिजार्ड जो होती है, ठीक है, और आउल जो है, उल्लू जो है, वो भी कार्निवोर्स में आ जाता है। ओमनिवोर्स में डॉग, रैट, ह्यूमन बीइंग, क्रो और डॉग, ठीक है, ये ओमनिवोर्स हैं। ये एनसीईआरटी की टेबल है अपनी जो कंप्लीट कर रखी है। फिर क्या है, एनिमल बता रखे हैं और ये कौन सा फूड खाते हैं, ये कौन सा फूड खाते हैं। बफेलो क्या करती है, ग्रास है या ऑयल केक्स है, हे है, आपने जो तूड़ा जिसको बोलते हैं अपने हरियाणा में, ठीक है, वो मतलब जो गेहूं काटने के बाद जो चीज निकलती है ना, ठीक है, तो वो हे बोला जाता है। ग्रेन्स हो गई। कैट क्या खाती है, स्मॉल एनिमल्स को, बर्ड्स को और मिल्क, ठीक है, मिल्क भी लेती है। रैट हो गया, ग्रेन्स और फ्रूट्स खाता है, ठीक है, ग्रेन्स और फ्रूट खाएगा। लॉयन क्या खाएगा भाई, एनिमल्स को खाएगा। टाइगर भी किसको खाएगा, एनिमल्स को। स्पाइडर इंसेक्ट को खाती है। हाउस लिजार्ड इंसेक्ट को खाती है। क्रो जो हो गया, क्रो बोल रहे हैं, काव जो हो गई वो ग्रास हो गई, ठीक है। ग्रेन्स हो गई, हे यहाँ पे भी है, और जो ऑयल केक्स हैं उनको खाती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ह्यूमन बीइंग क्या खाएगा भाई, वो तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। बटरफ्लाई क्या है, नेक्टर ऑफ फ्लावर, ठीक है। बटरफ्लाई जो भी होती है, नेक्टर, जो फ्लावर के ऊपर वो बैठती है वहां से नेक्टर लेती हैं। क्रो क्या खाएगा, ग्रीन्स और स्मॉल बर्ड्स को वो खा जाता है, ठीक है।
हाउस फ्लाइज जिसमें फ्रूट्स आ जाते हैं, ग्रेन्स आ जाती हैं और वेजिटेबल्स आ जाती हैं, ठीक है। फिर आपको फूड दिया गया है और उसे क्या है भाई, उसका सोर्स क्या है, ठीक है, और वो भाई मतलब कौन सा पार्ट रहेगा, ठीक है, जो भी चीज मतलब इंग्रेडिएंट्स जो भी आप बताओगे वो प्लांट का कौन सा पार्ट है भाई, वो सीड है या वो एक फ्रूट है या लीफ है, क्या चीज है। जैसे ब्रिंजल करी है, जो करी बनाई जाती है ब्रिंजल की, वो उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, ठीक है, ब्रिंजल तो होगा ही भाई, चिली भी होगी और वहाँ और भी जितने भी मसाले डाले जाते हैं वो भी होंगे, और क्या है भाई, ऑयल कुछ भी डाला जाएगा उसमें, वो ग्राउंडनट का हो सकता है, मस्टर्ड हो सकता है, सोयाबीन का हो सकता है, कोई भी चीज़। जितने भी ऑयल बनेंगे वो सीड से बनने वाले हैं। चिली या जो ये सारी चीज़ें स्पाइसेस वो एज अ फ्रूट में काउंट की जाएंगे। ब्रिंजल वो भी किस में आता है, एज अ फ्रूट में। इडली किससे बनेगी, राइस से, उड़द दाल से, और ये क्या होती है, राइस एज अ सीड और उड़द दाल एज अ सीड। चिकन करी, इसमें क्या है भाई, चिकन तो होगा ही जो है एनिमल से आता है, फिर चिली, ठीक है, जो कि वो फ्रूट में आ जाएगा, ऑयल जो आएगा वो सीड से आएगा। खीर जो है राइस से बनती है, शुगर से बनती है, शुगर जो शुगर केन से आएगा जो कि स्टेम है, राइस एक सीड में आ जाएगा। रोटी किससे बनती है, आटा से बनती है, ठीक है, जो कि आप मतलब वीट का नाम ले सकते हैं, जो कि फिर एक सीड हो जाएगा, ठीक है ना। मैगी है वो भी वीट से बनती है, और जो स्पाइसेस जितनी भी डाली जाती हैं वो फ्रूट्स में आ जाएंगे, और जो वीट आ जाएगा वो किस में आ जाएगा बच्चों, सीड्स में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सोर्स आपको बताना होगा, वही चीज़ है भाई, इडली है, इडली में क्या होता है, राइस होती है, उड़द दाल होती है, सोल्ट होता है और वाटर होता है। वाटर कहाँ से आ जाएगा, अर्थ से आता है। सोल्ट कहाँ से आता है, सी से आता है। उड़द दाल कहाँ से आती है, प्लांट से। राइस कहाँ से आता है, प्लांट से आता है। चिकन करी, चिकन क्या है, एनिमल हो गया। स्पाइसेस कहाँ से आएंगी, प्लांट से आएंगी। ऑयल और घी कहाँ से आएगा, प्लांट से भी आ सकता है, और कहाँ से आ सकता है बच्चों, एनिमल से भी आ सकता है, ठीक है ना। फिश ऑयल और इन सारी चीजों के नाम से इस बिकती हैं, ठीक है। वाटर कहाँ से आएगा, वो अर्थ से आएगा। खीर क्या है, वही बनेगी मिल्क से, राइस से और शुगर से। मिल्क आएगा एनिमल से, राइस कहाँ से आएंगे, प्लांट से, शुगर कहाँ से आएगी बच्चों, प्लांट से। रोटी जो है वो आटा और वाटर से, आटा प्लांट से आएगा, पानी अर्थ से आएगा। फ्रूट क्या है, मतलब जो भी है वो आप बता सकते हैं, कोई भी फ्रूट ले लीजिए, वो आपका जो भी मन करे। इसने वही बनाना लिखा जो कि प्लांट से ही आने वाला है। मैगी, उसमें वीट होता है, सॉल्ट होती है, स्पाइसेस होती हैं, प्लांट से आएंगी। और सॉल्ट कहाँ से आएगा, सी से, और वीट क्या है, प्लांट है, ठीक है। इसमें अगर आप ये वाली देखो, इसमें क्या हो जाएगा, फूड आइटम वही बता रखे हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स बता रखे हैं, तो ये आप बता ही दोगे। नॉर्मल यहाँ पे मैगी का पूछा है, फ्रूट का पूछा है, और दाल पूछी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला चैप्टर है अपना, वो यहाँ पे फूड का कंप्लीट हो जाता है। फिर हम कल नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंस हमने, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स भी हमें पता होने चाहिए। सबसे पहली बात तो वही, हम सेपरेशन क्यों करते हैं ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि भाई हमारे लिए अनवांटेड होती हैं, तो हम उनको सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। या फिर ज़रूरी नहीं है कि अनवांटेड ही हो, हमारी ज़रूरत की भी होती हैं, फिर भी हमें वो क्या है, अलग अलग चाहिए होती हैं, तो भी हम उनको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। अगर जैसे आप ये बात देखो कि जो आटा होता है, मम्मी क्या करती है, उसको छान लेती है, तो एक तो जो बिल्कुल जो नीचे पार्टिकल आ जाते हैं वो, और छलनी में जो चीज़ें बच जाती हैं वो, ठीक है। उस चीज़ का भी यूज़ किया जाता है, उस चीज़ का भी यूज़ किया जाता है मिल्क में, उस चीज़ का यूज़ किया जाता है, उसको ब्रांड बोला जाता है। वैसे जो चीज़ बच जाती है ना, उसको ब्रांड बोला जाता है। तो उसका भी कुछ लोग मिल्क मेडिशन के रूप में उसको मिला करके और उसको भी पीते हैं, ठीक है। तो हमारे काम की भी चीज़ हो सकती है, जिसको हमें अलग करना है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो भी हमारे काम की हैं, और पर वो हमें अलग अलग चाहिए, या उसको सेपरेट करने से ही हमें वो चीज़ मिल पाएगी, ठीक है ना। तो चीज़ें हमारे पास, कंडीशन क्या क्या होती हैं, अगर हम ये देखें भाई आप सेपरेट क्यों करते हो। अगर आपके पास आप क्या है कि भाई आपके पास, जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखा है कि राइस है, राइस में वही स्टोन्स हैं, तो हमारे लिए जो स्टोन है वो अनवांटेड चीज़ है, तो हमें उसको सेपरेट करना ही पड़ेगा। एक तो क्या हो गया, अनवांटेड चीज़ है। अब जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो वर्डिंग है, चर्निंग ऑफ मिल्क, चर्निंग क्या है, जैसे ये डायग्राम यहाँ पे बना रखा है ना, कि यहाँ हम क्या करते हैं, इसी प्रोसेस को, ये आप समझ गए होंगे, ये रोटेट हम तो पूरा करते हैं, इसको चर्निंग बोला जाता है। तब आप या तो मलाई हो या फिर जो दही हो,
उसमें से क्या निकाला जाता है, जो मक्खन है उसको निकाला जाता है। तो इसको आप क्या नाम देते हो, चर्निंग बोलते हो। अब देखो दही भी आपके काम की, और अगर हम मलाई में से निकाल रहे हैं तो मलाई भी काम की, अगर दूध में से निकाला जाता है तो वो भी काम का, और जो चीजें वहां से निकल रही हैं, जो सेपरेट हो रही है, वो भी काम की। तो जरूरी नहीं होगा कि दोनों, भाई ऊपर वाले में देखा राइस और स्टोन, यहाँ पे एक यूजफुल थी एक यूजफुल नहीं थी, पर चर्निंग ऑफ मिल्क, बटर लेने के लिए उसमें दोनों चीजें फायदे की होंगी। भाई लस्सी बन जाएगी तो वो भी हमारे फायदे की है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको मतलब पता होनी चाहिए। या यही चीज किसमें है कि भाई आप चाय बना रहे हैं, उसको छाना है, तो चाय पत्ती हमारे किसी काम की नहीं है। ये तो नहीं है कि चाय पत्ती को भी आप खा जाओगे, ठीक है, वो तो नहीं होगा। तो उसको क्या कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि जो सबसे पहला मेथड है सेपरेशन के लिए, जो बिल्कुल एक बेसिक मेथड है, जिसको आप क्या बोलते हो, हैंड पिकिंग बोलते हो। अब इसमें क्या क्या चीजें जो आपको याद रखनी, ये तो सबको ही पता है कि भाई कोई भी चीज है, जैसे घर में अपने गेहूं साफ किया जाता है तो उसमें जो, अब यहाँ पे क्या चीजें रहेंगी कि सेपरेट कोई चीज, जैसे हैंड पिकिंग में कोई भी चीज सेपरेट कैसे की जा सकती है, या तो भाई कलर डिफरेंस हो, ठीक है, जैसे आप गेहूं में देखते हो भाई कई बार मिट्टी के वो आ जाते हैं, तो वो बिल्कुल अलग कलर रहेगा। या फिर आपने वो एक गेहूं में ही एक जिसने भी अगर थोड़े से भी गेहूं ध्यान से देखे, एक ब्लैक कलर का एक पार्टिकल वहां पे होता है, मतलब एक सीड सा ही होता है ब्लैक कलर का, ठीक है, तो उसको भी सेपरेट वहां से किया जाता है। तो वो हैंड पिकिंग से आप कर सकते हो, क्योंकि वहां पे कलर डिफरेंस वहां पे है। या फिर क्या हो सकता है, वहां पे साइज का डिफरेंस, क्या हो, साइज का डिफरेंस होना चाहिए। और तब आप हैंड पिकिंग करते हो तो ये प्रोसेस उसके लिए है कि भाई स्मॉल क्वांटिटी में किया जाए। ये नहीं कि मैं आपको 20 कट्टे मतलब या 20 बोरी आपको गेहूं के दे दूं, कहूँ इसको साफ करो, किसके थ्रू, हैंड पिकिंग के थ्रू। आप पागल हो जाओगे, भी रहने दो, इतना नहीं। तब मम्मी भी या साफ करती है, तो एक कितना होगा कि भाई जितना हमें जो गेहूं है उसको पिसवाना होगा उतना हम करते हैं। तो हैंड पिकिंग के लिए जो क्या होनी चाहिए, अमाउंट जो होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। और प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई कलर और साइज में डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, कलर और किसमें, जो साइज है उसमें डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो ये किसके लिए था, हैंड पिकिंग के लिए था। ये सब कुछ लिखा होगा, ये यहाँ पे ही है सारा सब कुछ जो भी है, जो अभी मैंने बताया कि भाई चाहे वीट के लिए कर लीजिए, राइस के लिए कर लीजिए, पल्सेस के लिए, तो हैंड पिकिंग आप नॉर्मल वैसे भी जानते हो, पर उसके लिए अमाउंट कम हो, बहुत ज्यादा ना हो। फिर क्या है जिसको आप क्या बोलते हो, थ्रेशिंग बोलते हो। थ्रेशिंग आपने ये भी देखा है, ये प्रोसेस भी जो गेहूं जैसे है, यहाँ पे फोटो भी बना रखी होगी, ये जो चीज है इसमें क्या होता है कि भाई पेन कहाँ गया, जैसे ही तब गेहूं प्रॉपर तब वो मैच्योर हो जाता है, बिल्कुल उसकी जो आपके पास जो मतलब पेड़ जो पौधा उसका पूरा तैयार हो जाता है, तो पूरा सूख के, और उसमें क्या हो जाता है कि अब पहले जो मेथड होता था कि किसी सॉलिड सरफेस पे उनको पटक पटक के ऐसे मारते थे, ठीक है। होता क्या है कि सीड में, उस सीड में और जो उसके ऊपर वाली कवरिंग है उसमें बहुत, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, बहुत वीक बॉन्ड है, कि जैसे ही आप उस पे क्या करते हो, उसको नीचे ऐसे मारते हो तो सीड अलग हो जाता है, और वो दूसरी चीज, मतलब सीड वहां से तभी रिलीज हो जाता है, दूसरी चीज तो वो हाथ में ही है, जैसे ये आदमी यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। इसको आप क्या नाम देते हो, थ्रेशिंग बोलते हो। आजकल ये मशीनों से भी किया जाता है बच्चों, और पहले क्या है, हाथों से भी किया जाता था, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप थ्रेशिंग का नाम दोगे, ठीक है। अब यहाँ का प्रिंसिपल यही कहता है, प्रिंसिपल अगर आप पूछिए, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। यूं तो आप उसको धरती में मार मार के वो उससे छूटे ही ना, तो फायदा क्या है ना, उसमें फेविकोल का बॉन्ड हो बहुत तगड़े वाला, तो वो नहीं हटेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर मिलेगा। दूसरी जो चीज है बच्चों, ये भी क्या थी, ये जो इस अंकल के हाथ में है ये भी सॉलिड है, और ये जो पार्टिकल रिलीज हो रहा है ये भी सॉलिड है। तो ये इस मतलब यहाँ चीजें मिलती है, मिक्सचर किस किस चीज का होगा, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट मेथड आपके पास है बच्चों, उसमें क्या है, आप विनोइंग पढ़ते हो, ठीक है। इसमें क्या है कि भाई अब हमारे घर में जो गेहूं है वो आ गया है, फिर उसके बाद भी सेपरेशन चलती है, भाई उसमें जो पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पे क्या प्रोसेस रहता है कि भाई यहाँ वेट में फर्क होता है। हैवी पार्टिकल होंगे और जो लाइट पार्टिकल होंगे, भाई यहाँ पे मान लीजिए पंखा चला रखा है या बहुत तेज हवा चल रही है, तो लाइट पार्टिकल जो होंगे वो उड़ के यहाँ चले जाएंगे, ठीक है, और जो भारी चीज होगी वो नीचे गिर जाएगी।
इसको विनोविंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आपको ब्लैक उसमें दिखाई दे रहा होगा, इसको क्या बोलेंगे, विनोविंग। और ये आपको बिल्कुल यहाँ डायग्राम में भी साफ नजर आ रहा है। ठीक है, फिर जो मेथड होता है जिसको आप क्या बोलते हो, सीविंग बोला जाता है वैसे तो। ठीक है, ये रहा सीविंग, जो ये यहाँ पे किया जा रहा है, ये अंकल कर रहे हैं ना। इसमें भी अमाउंट कम होनी चाहिए और पार्टिकल साइज डिफरेंस होना चाहिए बच्चों। क्या है, अमाउंट बहुत ज्यादा ना हो कि आप किसी को यूं कह दो भाई 200 सीमेंट के कट्टे हैं और इसको तू छान दे, ये नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा ना वो सेपरेट करते हैं। अब यहाँ पे पार्टिकल साइज में डिफरेंस होता है भाई, ऊपर जो स्टोन रह जाते हैं और नीचे जो पार्टिकल है, जो सीमेंट के पार्टिकल्स हैं, वो यहाँ पे निकल जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये जरूर बात ध्यान रखनी है कि बहुत ज्यादा अमाउंट वहां पे ना हो, और जो पार्टिकल साइज है वो वहां पे क्या होना चाहिए, पार्टिकल साइज थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। अगर पार्टिकल साइज सेम रहा फिर तो आप मतलब ही नहीं, ये सारी चीजें नीचे आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको आप क्या नाम देते हो, सीविंग देते हो। यही काम हम किस में करते हैं, आटा जो होता है बच्चों, हम उसके लिए भी यही करते हैं। जो बड़े पार्टिकल साइज है वो तो छलनी में ही रह जाता और सारी चीजें नीचे निकल जाती हैं, इसको सीविंग बोला जाता है। विनोविंग समझ में आ गया ना, कि वहां पे डेंसिटी में फर्क हो जाता है, वेट में फर्क हो जाता है, लाइट पार्टिकल उड़ जाएगा और भारी नीचे रह जाएगा। फिर है सेडिमेंटेशन, डीकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन आपको पता होगा, यहाँ भी किस चीज का फर्क होता है, यहाँ भी जो डेंसिटी होगी या फिर वेट जो होगा उसका फर्क आपको वहां पे मिलेगा। ठीक है, अब कैसे कैसे होगा वो चीज आप ध्यान से समझिएगा। अब अगर आप ये करते हैं कि पानी में आपने मिट्टी मिला दी, ठीक है, तो जो मिट्टी का पार्टिकल है बच्चों वो क्या है, वो नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, पर समय लगेगा उसको। क्या लगता है, समय। ये नहीं कि आप उसको हिलाते रहें और सोचें मिट्टी का पार्टिकल नीचे बैठेगा, आप काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं तो वो मूव करता रहेगा। तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि वो सेटल डाउन हो जाता है अगर आप उसको समय देते हैं तो। ठीक है, वो नीचे बैठ गया। अब यहाँ पे जो मैंने क्या बोला, पानी तो नहीं बिठा दिया, हाँ नीचे मिट्टी बैठ जाएगी, कहीं मैंने उल्टा बोला हो देख लेना बच्चों, और यहाँ पे पानी रह जाएगा। ठीक है, अब हम डिकेंटेशन इसी के बाद होता है, सेडिमेंटेशन फॉलोड करता है, मतलब किसके, मतलब सेडिमेंटेशन के बाद आप डिकेंटेशन करते हो। ये क्या है कि ये जो पानी है ना इसको सेपरेट कर लो, यही डिकेंटेशन है। सेडिमेंटेशन में मतलब आपने पानी में मिट्टी डाल दी, मिट्टी सेटल हो गई और उससे तब आप पानी निकाल रहे हो। जो सॉलिड लिक्विड का जो मिक्सचर था वो सॉलिड सेटल होने के बाद आपने क्या किया, आपने पानी को बाहर निकाला या जो भी कोई और लिक्विड था उसको बाहर निकाला, इसको डीकेंटेशन बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर आप क्या यूज करते हो, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में भी जो पार्टिकल साइज होता है बच्चों वो डिफरेंस वहां पे होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होगा कि बिल्कुल वहां पे बिल्कुल आप ये कहें कि सेम साइज होगा तो सेपरेट नहीं होगा। जैसे हम फिल्ट्रेशन, ये फिल्टर पेपर से जैसे आप सेपरेट करते हो, बहुत बार आपने देखा ना कि अपना पानी में मिट्टी आ जाती है तो हम क्या कर लेते हैं, अब मतलब देसी जो अपना जुगाड़ होता था भाई, जो कपड़ा है ना, सूती जो कपड़ा होता था कॉटन, उसको बिल्कुल ऐसे ऐसे फोल्ड करके बहुत सारे, ठीक है, और फिर उसको कि भाई फिल्ट्रेशन ज्यादा उसमें हो जाए कि मिट्टी ना जा पाए, फिल्ट्रेशन ज्यादा बार हो, तो पानी ऐसे चला देते थे तो मिट्टी यहाँ पे रह जाएगी और जो पानी के पार्टिकल हैं वो नीचे चले जाएंगे, तो पार्टिकल जो हैं वो यहाँ पे सेपरेट हो जाते थे। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन आप ऐसे करते हैं। बात समझ में आ गई होगी ना बच्चों। तो यहाँ पे फिल्टर पेपर जो आप कहते हो, फिल्टर पेपर आपने देखा भी होगा, आपने एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे फिल्टर पेपर से, तो वो प्रोसेस यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो टी वाला जो सिस्टम है अपना, जो चाय है, उसमें भी तो यही लगेगा, फिल्टर कर लेते हो आप उसको कि आपके पास चाय आपने बनाई है, जो पत्ती है वो ऊपर रह जाएगी और नीचे चाय आ जाएगी। ठीक है, फिर आप पी लेना उसको। अब फिर हमारे पास क्या बचा है, डिकेंटेशन मैंने बता दिया, ये प्रोसेस देखो, ये सेपरेट हो गई थी ना मिट्टी, अब उससे पानी निकालना, यही डिकेंटेशन है। कोई वो तो नहीं था इसमें, बहुत खतरनाक बात तो नहीं थी। ये फिल्टर पेपर वाला जो फिल्ट्रेशन मैंने अभी तुमको बताया है। फिर आपके पास आ जाता है इवोपरेशन। इवोपरेशन और बॉइलिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है बच्चों। इवोपरेशन में जो वेपर बनते हैं वो विदाउट बॉइलिंग पॉइंट बनते हैं, बॉइलिंग पॉइंट नहीं आता, और यहाँ पे किसी चीज को बॉईल नहीं करते हैं आप, कोई मतलब यहाँ पे ये नहीं गैस पे रख दोगे। जैसे आप ये देखते हो ना कि रोड पे आपने पानी फेंक देते हो आप गर्मियों में, वो तभी उड़ जाता है ना, सूख जाता है, या छतों पे आप कहीं पे भी पानी फेंक दो वो तभी भाप बन के उड़ जाता है।
ये किसकी वजह से, जो सनलाइट से जो हीट आ रही है बच्चों, वो उसको कलेक्ट करते हैं और वो अब उस एनर्जी को लेके वहां से क्या है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये इवोपरेशन होता है। ये किसके लिए यूज किया जाता है, जो समुद्र में जो सॉल्ट होता है ना बच्चों, उसको सेपरेट करने के लिए क्या है, अलग अलग ऐसे पार्ट बना लिए जाते हैं, ठीक है, और उनमें क्या है, सी वाटर भर दिया जाता है। क्या है, सी वाटर भर दिया जाता है, मतलब ऐसे एक जगह बना ली जाती है सैंड से ही, और उसमें अलग अलग ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं और उसमें सी वाटर कलेक्ट कर लिया जाता है। और फिर क्या है, वो सी वाटर जो होगा, पानी तो उड़ जाएगा वेपर फॉर्म लेके, क्योंकि जो NaCl है वो वेपर फॉर्म में, क्योंकि वो सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर आप किसमें, गैसियस जो स्टेट है उसमें उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इसी वजह से मेल्टिंग नहीं, मतलब मेल्टिंग पहले Na से उससे आएगा, फिर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा होगा, तो वो गैसियस फॉर्म में तो नहीं जाएगा क्योंकि वाटर का कम होता है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा, और पानी यहाँ से क्या है, भाव बन के उड़ जाएगा। तो यही आप क्या बोलते हो, इवेपोरेशन बोलते हो। सेम मटके में भी होता है, आपने देखा होगा, मटका आप पानी का भर के रख देते हो, कई बारी नया नया मटका होता है तो आधा तो वो क्या वो हो जाती है, जो मटकी होती है वही पी जाती है, मिट्टी पी जाती है ना, और कई बार पानी जो है वो वेपर फॉर्म में वो उड़ जाता है क्योंकि उसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। तो तब बिना बॉइलिंग पॉइंट के तब वेपराइजेशन हो जाती है, तो उसको आप इवोपरेशन बोलते हो। तो प्योरिफिकेशन ऑफ जो सॉल्ट, देखो ऐसे ब्लॉक बनाए गए हैं ना, तो इसमें सी वाटर भर लिया जाता है, पानी उड़ जाता है और यहाँ सॉल्ट बच जाता है, फिर हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या है, कंडेंसेशन होती है कि मान लीजिए आप कोई चीज बॉईल कर रहे हैं, जैसे ये हो रहा है, फिर अगर आप उस पे, जैसे ये वेपर बन के उड़ जाएगा, पर आप इस पे वापस से क्या लगा दीजिए, प्रेशर लगा दीजिए। प्रेशर मतलब उसको कलेक्ट कर लीजिए कहीं पे, जैसे हम क्या करते हैं भाई, नीचे से तो हम बॉइलिंग कर रहे हैं, ऊपर से ढक्कन ढक देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक साथ वहां इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, तो वो लिक्विड फॉर्म में आपको वापस से मिल जाएगा। नीचे लिक्विड था, वेपर फॉर्म बनी क्योंकि आपने गैस जला रखी है, बॉइलिंग पॉइंट उसका आया होगा, वो वेपर में कन्वर्ट हुआ, पर ऊपर जाके उसने क्या देखा, उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लग रहा है तो वो पार्टिकल वापस से पास पास में आ जाएंगे, लिक्विड में वापस से कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको आप कंडेंसेशन बोलते हो, ठीक है। तो ये चीजें थी कुछ जो हमें पढ़नी थी। चर्निंग आपको पता लग गया, कंडेंसेशन आपको पता लग गया, डीकेंटेशन पता लग गया, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको पता होगा कि भाई जिसमें आप फर्दर कोई चीज, मान लीजिए आपके पास एक गिलास पानी है, 3 चम्मच आपने इसमें नमक मिला दिया, चौथी चम्मच आप इसमें नहीं मिला सकते क्योंकि 3 ही इसकी कैपेबिलिटी थी, तो यही सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। सेडिमेंटेशन हमने पढ़ लिया, सीविंग पढ़ लिया, सॉल्यूशन आपको पता ही है, दो चीजों से बनता है बाइनरी, कौन सा, एक तो सोल्यूट और एक सॉल्वेंट, बाइनरी सॉल्यूशन इसको बोलते हैं, जिसमें दो ही चीजें होती है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। थ्रेशिंग हमने पढ़ लिया, विनोविंग हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है बच्चों, हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। कोई चैप्टर आपको बताना हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। वो आपको पता होना चाहिए भाई, फाइबर क्या है, फैब्रिक क्या है, और फिर यार्न क्या होती है। एक बेसिक अगर आप देखो तो आपको ये पता होना चाहिए कि फाइबर जो होता है उससे, उसके कॉम्बिनेशन से यार्न बनती है, यार्न से फिर क्या बन जाता है, फैब्रिक बनता है, जिससे आप हम क्या बना लेते हैं भाई, अलग, जैसे कॉटन हो गया, फिर उससे क्या बन जाते हैं, कपड़े हो जाते हैं, जूट है या सिल्क है, वूल है, इनसे फिर क्या है, जो जो भी चीजें हम, कपड़े हैं या कोई और चीज है, वो हम उनसे बनाते हैं, ठीक है। तो फाइबर क्या होगा, एक थ्रेड होगा, ठीक है, जो सबसे जो थिन जो चीज मानी जाती है स्टार्टिंग में, उसको आप क्या बोल देते हो, फाइबर बोल देते हो। यार्न क्या हो जाता है कि जो थ्रेड है, स्टार्टिंग में जो हमारे पास थ्रेड है, उसको आप अगर कंपाइल करते हो, उसको पाइल अप करते हो, तो वहां पे क्या बन जाता है, यार्न बन जाता है। फाइबर को अगर आप पाइल अप करते हो, उसको कंबाइन करते हो, कंपाइल करते हो, तो यार्न वहां पे बन जाएगा। अगर वहां पे क्या है कि अगर आप उसको भी क्या कर देते हो, कंबाइन कर देते हो, तो उससे फैब्रिक बन जाएगा, और फैब्रिक से क्या बनते हैं, क्लोथ बनते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे पास क्या है, कॉटन है, जूट है, सिल्क है, वूल है, ये सब कुछ क्या हो जाते हैं, फैब्रिक्स हो जाते हैं। फिर अगर टाइप ऑफ फैब्रिक आप देखो तो एक नेचुरल होता है और दूसरा क्या होता है, सिंथेटिक होता है। नेचुरल फाइबर क्या है, जो हमें नेचुरल सोर्स, जो सोर्सेज होते हैं, एनिमल हो सकता है, प्लांट हो सकता है, यहाँ से हमें मिलते हैं, उसको आप नेचुरल फाइबर कहते हो। उसमें एग्जाम्पल क्या है, कॉटन, जूट, सिल्क और वूल। ये आपको ध्यान रखने हैं कि जो कॉटन है वो नेचुरल फाइबर में आता है, सिल्क भी किस में आता है, नेचुरल में, जूट भी और वूल भी, ये कैसे हैं, नेचुरल फाइबर हैं, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर में अगर हम देखें, सिंथेटिक फाइबर जो कि क्या है,
जो केमिकली जो बनाए जाते हैं, मैन मेड जो होते हैं, ठीक है, या लैब में जो तैयार किए जाते हैं, उसको आप क्या बोल देते हो, सिंथेटिक फाइबर बोल देते हो, ठीक है। उसमें कौन कौन आ जाता है, ये आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाते हैं, पॉलिएस्टर होगा और नाइलॉन इसमें आ जाता है, जिसमें सिंथेटिक फाइबर जिनको बोलेंगे। सर आपको कॉटन के बारे में पता होना चाहिए और सारी लाइनें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। कॉटन क्या है कि ये फील्ड में एक तो ग्रो किया जाता है, कॉटन इज ग्रोन इन द फील्ड्स वेयर द सोइल इज ब्लैक। क्या होनी चाहिए, सोइल तो क्या होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए, और जो क्लाइमेट है, जो वेदर है, वो कैसा होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, मतलब गर्म होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, ठीक है, जो फ्रूट्स होंगे कॉटन प्लांट के वो किस साइज के रहते हैं, जैसे लेमन होता है उसके साइज के वो रहते हैं, ठीक है। फिर क्या है, आफ्टर जो आप मैच्योरिंग की तब बात करते हैं, जो वो बॉल होंगी, जो कॉटन बॉल्स होती हैं, वो आपने देखा होगा कि वो क्या हो जाती हैं, ब्रस्ट आउट हो जाती हैं, ठीक है। और फिर अब वहां से क्या है, वहां से उस कॉटन को आपने देखा होगा हैंड से क्या है भाई, उस चीज को वहां से निकाल लेते हैं, ठीक है। गिनिंग इसको बोला जाता है, इस पूरे प्रोसेस को क्या है, आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स ब्रस्ट, ठीक है, ओपन एंड द सीड वर कवर्ड विद द कॉटन। जो सीड होंगे उसके ऊपर क्या है, कॉटन लगा होता है, पूरे बॉल में होते हैं, बॉल ब्रस्ट आउट होता है तो वहां से ये चीज बाहर निकलती है, और जो ये सीड होगा उसकी चारों तरफ क्या रहेगी, कॉटन रहेगी, और वो जो कॉटन है उसको पिकअप करना हाथों से, उसको क्या बोला जाता है, गिनिंग बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, गिनिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम दी कॉटन सीड। कॉटन सीड से निकालना कॉटन को, वो गिनिंग कहलाता है, ठीक है। फिर क्या है, जूट के बारे में आपको पता होना चाहिए। जूट क्या है, ये जो स्टेम होता है प्लांट का, वहां से आपको मिलता है, ठीक है। किससे मिलता है, स्टेम से मिलता है। अब ये क्या है, रेनी सीजन में इसको कल्टीवेट किया जाता है, किसमें, रेनी सीजन में। और ये क्या है, कहाँ कहाँ ग्रो किया जाता है, ये वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में इसको कल्टीवेट किया जाता है, इन जगह पे इसको उगाया जाता है। उसको फ्लावरिंग स्टेज में बच्चों क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, और उसके बाद क्या किया जाता है, इसको पानी में कुछ समय के लिए क्या है, डुबो के रखा जाता है। किसमें, पानी में इसको डुबा के रखा जाएगा, और कितने दिन के लिए, कुछ एक दिन के लिए रखा जाता है, ज्यादा दिन के लिए नहीं रखा जाता। मान लो 5-6 दिन के लिए ऐसे हो गया, 3-4 दिन के लिए हो गया, ऐसे रखा जाएगा, और फिर उसको सेपरेट किया जाता है, हाथों से उसको निकाला जाता है, किसको, जूट को, ठीक है। फ्लावरिंग स्टेज पे होगा, एक तो ये याद रखना है कि स्टेम से होता है। कल्टीवेट किस में होता है, रेनिंग सीजन में। कहाँ कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में। हार्वेस्ट किस उसमें, फ्लावरिंग स्टेज में होगा। फिर उसको पानी में इमर्ज कर दिया जाएगा कुछ दिनों के लिए, और फिर उसको सेपरेट कर दिया जाएगा हाथों से। ये जूट के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर क्या है, जो स्पिनिंग है किसकी, यार्न की, आप वो आपको पता होना चाहिए क्या है, कि जो फाइबर होता है उससे यार्न बनाना, उसको स्पिनिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोला जाता है किस चीज को, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम दी फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको पता होगा चरखा और ये सब कुछ यूज किया जाता है स्पिनिंग के लिए, मतलब उससे यार्न बनाने के लिए, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये डिवाइसेस आपको याद रखने हैं, ठीक है, जिससे यार्न बनाई जाती है। यार्न फ्रॉम फाइबर इन विच फाइबर्स फ्रॉम अ ह्यूज, अब ये देखो, अब जो हमने वूल बोला कि वूल को आप तब कलेक्टिवली, मतलब आपके पास चाहे वूल है या कॉटन है, उसको तब आप ट्विस्ट कर देते हो पूरा, ठीक है। एक मतलब हमने बोला था ना कि उसको तब पाइल अप कर देते हो, उसको तब आप कंपाइल कर देते हो, एक साथ ले आते हो, तो वो क्या बना देता है, यार्न बना लेता है, ठीक है। बात समझ गए ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि भाई उसकी ट्विस्टेड फॉर्म जो हो जाती है वो यार्न हो जाती है। फिर उसमें क्या है कि यार्न से फाइबर बनाने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एक तो निटिंग होता है और एक वीविंग होता है। निटिंग में क्या करते हैं, इसमें सिंगल जो यार्न होती है उसका यूज करके फाइबर बनाई जाती है। क्या है, इट इज द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फाइबर। सिंगल यार्न यूज किया जाता है क्या बनाने के लिए, फैब्रिक को बनाने के लिए, नॉट फाइबर, फैब्रिक को बनाने के लिए, ठीक है। फिर क्या है, निटिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच किसमें क्या बनाई जाती है, शॉक्स बनाई जा सकती हैं, स्वेटर, मफलर और बहुत सारे विंटर के जो क्लोथ्स हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस आपको दिख रहा होगा। फिर क्या है, वीविंग में क्या होता है कि यहाँ पे आप दो सेट जो होते हैं यार्न के, उनको
आपस में जोड़ देते हैं, क्या बनाने के लिए? फैब्रिक बनाने के लिए। ये चीज़ आपको दिख रही होगी, ये जो है इसको वीविंग बोला जाता है, ठीक है? इसमें आपने देखा होगा पुराने जो कई जगह पे जिनको हैंडलूम्स के नाम से, कि भाई हाथ से बनी हुई साड़ियाँ और ये सब कुछ आपने देखा होगा। तो ये जो वीविंग होती है ये लूम्स का यूज़ करके, ठीक है? उसमें इंटरलेस आप जिसको कह सकते हो, कि उनको आपस में एक प्रॉपर तरीके से जोड़ा जाता है यार्न को, जिससे एक पूरा प्रॉपर एक क्लॉथ निकल के आता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे मतलब इसी से फिर आप क्या बोल रहे हो कि भाई एक जो भी ड्रेस बनाई जाएगी, एक क्लॉथ बनाया जाएगा प्रॉपर तरीके से, जिसमें 2 यार्न का यूज़ किया जाएगा और उनको एक प्रॉपर तरीके से जोड़ दिया जाएगा किसी एक प्रॉपर एंगल पे, ठीक है? बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे क्या है कि टू इंडिपेंडेंट स्ट्रैंड्स क्या है? 2 अलग-अलग स्ट्रैंड्स, टू इंडिपेंडेंट स्ट्रैंड्स ऑफ किसके? थ्रेड और यार्न आर रिक्वायर्ड टू वीव अ टेक्सटाइल। एक इंडिपेंडेंट स्ट्रैंड हमें चाहिए होगा, या थ्रेड चाहिए होगा, या आप बोल सकते हो यार्न चाहिए होगा, एक क्या करने के लिए? वीव करने के लिए, किसको? एक टेक्सटाइल को, ठीक है? अगर आप क्या देखो, एक हिस्ट्री देखो, तो आपको पता है कि एंशिएंट टाइम में भई ऐसा कुछ था नहीं। आपने देखा होगा भई सिर्फ़ क्या है, लीफ का यूज़ कर लिया जाता था, एनिमल्स की स्किन का यूज़ कर लिया जाता था अपने आप को ढकने के लिए। वहाँ पे कोई फाइबर फैब्रिक की कोई नॉलेज थी नहीं, ठीक है? फिर उसके कुछ समय बाद भई जो एग्रीकल्चर है वो वहाँ पे आया, तो वहाँ कुछ चीज़ों के बारे में, या फिर जो ग्रासेस हैं या वो आई, फिर आपने देखा होगा कि जो बास्केट्स हैं वो बनना शुरू हुई, या मैट है वो बनना शुरू हुई। तो जो मतलब आपस में किसी चीज़ को जोड़ने की समझ आई, मतलब जैसे जो नीडल्स होती हैं, वही इस चीज़ को आपस में ड्रैप भी किया जा सकता है, इन चीज़ों को जोड़ा भी जा सकता है, तो वो समझ वहाँ पे क्रिएट हुई। और उसके साथ-साथ, ठीक है, देखो ये लिखा इन्वेंशन ऑफ नीडल्स, और ये सारा जो है, या स्टिच करना किसी चीज़ को, तो वहाँ से फिर क्लॉथ की समझ आई। फिर आपको पता है कि साड़ी बनना शुरू हो गई, धोती बनना शुरू हो गई, या जो लुंगी है वो सब कुछ बनना शुरू हुआ। देखो क्या है सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप्स, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। सॉर्टिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को वैसे तो यहाँ खुद ही बोल रखा है कि आप उसको ग्रुप में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, कि कैसे आप उसको कहीं पे रख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई एक चीज़ आपके पास एक तो पेन है, एक बास्केट है, और एक मान लीजिए, एक मिनट बच्चों, हाँ, एक आपके पास क्या है, बास्केट है, और एक आपके पास शूज़ हैं, ठीक है ना? और एक आपके पास कोई भी और एक प्लास्टिक बॉटल मान लीजिए, ठीक है? इनमें आप क्या करेंगे, आप इनका ग्रुप कैसे बनाएँगे, इनको सॉर्ट कैसे करेंगे? आप ये कहेंगे भई शूज़ जो हैं वो लेदर के बने हो सकते हैं, तो आपने इसको किस में डाल दिया, लेदर उसमें डाल दिया, उसकी एक अलग से उसका ग्रुप बना दिया। पेन है, वो उसका जो रिफ़िल आप जानते हो प्लास्टिक से बना होता है, बास्केट है, प्लास्टिक से बनी होगी, बॉटल जो है वो प्लास्टिक मटेरियल से बनी होगी, मेटल की भी हो सकती है। तो ये चीज़ आप ये होता है कि आपने जो ग्रुप कर दिया, जो सॉर्टिंग जिसको आप बोलते हो। आपके आस-पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके पास बर्तन हो गए, बुक हो गए, जो कि आप पेपर में उसको अलग से डिवाइड कर दोगे। आपके पास टेबल है, चेयर है, बेड है, अलमीरा है, बहुत सारी चीज़ें आपके पास हैं। तो उनको कैसे-कैसे आप डिफरेंट कैटेगरीज़ में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उसी को कैटेगराइज़ करना वो सॉर्टिंग आप बोल रहे हैं, ठीक है? अब जितनी भी आप आस-पास आपके पास चीज़ें हैं, वो किसी न किसी मटेरियल से बनी हुई हैं। अब हम सोच समझ के कोई चीज़ बनाते हैं, ये तो नहीं है कि बच्चों पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि भई हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? क्या है बच्चों? हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? अब हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो डिसाइड किया जाएगा कि भई इस चीज़ को, उस ऑब्जेक्ट को किस मटेरियल से बनाया जाए, ठीक है ना? पहले आपको पता तो हो कि उस चीज़ का एक तो पर्पज़ क्या है, हमारी ज़रूरत क्या है, ठीक है ना? तो उसी हिसाब से वो चीज़ बनाई जाएगी। अब आपको यूँ है कि भई मुझे ज्वेलरी चाहिए और वो बिल्कुल चमकदार, बहुत शाइनिंग होनी चाहिए, तो आप उसको मिट्टी से तो नहीं बना लोगे ना। ठीक है? या उसको प्लास्टिक से तो नहीं बना दोगे। तो आपको ऐसी चीज़ ढूँढनी पड़ेगी कि भई हाँ, जिसकी शाइनिंग प्रॉपर्टी हो, जो लाइट को बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करती हो। अब कोई कहे भई हमको जो वायर्स बनानी है, क्या बनानी है? जो बिजली की तारें हैं, वो हमको बनानी है। उसकी क्या है कि भई जो बहुत अच्छे से लाइट को कंडक्ट कर सके, आपको एक ऐसा मटेरियल चाहिए। ठीक है? हमारे पास 2 चीज़ें हैं, हमें पता है कि भई
और वहाँ हम रेजिस्टेंस भी ढूँढते हैं कि रेजिस्टेंस कम से कम हो, तो हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, या तो आपके पास जो सिल्वर है सबसे अच्छी जो कंडक्टेंस देता है, या फिर आपके पास क्या है, जो कॉपर है उसकी है। आप ये जानते हो कि भई सिल्वर तो बहुत महँगा पड़ जाएगा, इसी वजह से हम कॉपर का यूज़ कर लेते हैं। तो वो हमें अपनी नीड पता लग गई, उसी हिसाब से हम मटेरियल को डिसाइड करेंगे, क्योंकि और हर मटेरियल की, जो भी आपके पास मटेरियल है, उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब जो प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है? अगर हम बात करें, देखो ये सारी चीज़ें हैं ना कि भई प्लेट किस चीज़ से बनी हुई है, स्टील, ग्लास, प्लास्टिक किसी भी चीज़ की हो सकती है। पेन जो है वो प्लास्टिक या मेटल से, दोनों चीज़ों से बना हुआ हो सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी की बात करें, जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? उसके आप क्या देखेंगे, या तो आप उसकी अपीयरेंस देखेंगे, आप उसकी हार्डनेस देखेंगे, आप उसकी क्या देखेंगे, ट्रांसपेरेंसी देखेंगे, मतलब वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट है, या फिर वो ओपेक है। या उसकी सॉल्युबिलिटी देखेंगे, या उसका जो फ्लोटिंग नेचर है भई, ये वो फ्लोट करेगी या सिंक करेगी, वो चीज़ें आप देखेंगे। कि जो चीज़ आप बना रहे हैं, जो मटेरियल आप बना रहे हैं, क्या वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को वो फुलफ़िल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, जिस भी पर्पज़ के लिए आपको वो चाहिए। ठीक है ना? तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अब अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कि भई अपीयरेंस में क्या-क्या चीज़ें आती हैं। अपीयरेंस कैसा हो सकता है भई, या तो लस्टरस हो सकता है। लस्टरस क्या होता है, जो चीज़ चमकती है, ठीक है ना? और क्या है, डलनेस हो सकता है। अब वुड है, आपको कोई लकड़ी से कोई चीज़ बनानी है, अ, मान लीजिए आपको एज़ अ फ्यूल ही मतलब लकड़ी यूज़ करनी है, तो आपको वहाँ अपीयरेंस का कोई लेना-देना नहीं है। कि भई वो बड़ी चमकदार हो। पर वहीं आपको क्या है कि भई उस चीज़ को मान लीजिए रैप करना है, बड़ा सुंदर-सा दिखाना है, तो आप सोचो कि भई शाइनिंग सी प्रॉपर्टी हो, तो ये अपीयरेंस मतलब जो मटेरियल होगा, फिर आप कोई ऐसा ढूँढोगे जो भई जहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अपीयरेंस की, भई कोई इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, मुझे सुंदर चाहिए, मुझे खराब चाहिए, शाइनिंग चाहिए, वहाँ वो चीज़ नहीं ढूँढोगे। पर जहाँ पे आपको उस चीज़ को शो करना, उसका पर्पज़ ही यही है कि भई ये सरफेस में, पेंट में भी हम ये चीज़ कहते हैं भई थोड़ा शाइनिंग आना चाहिए, बोलते हैं ना? तो वहाँ पे भी वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ज्वेलरी हम कहते हैं भई शाइनिंग होनी चाहिए, वहाँ पे भी फ्लोर की आप बात करते हो, वहाँ भी हम कहते हैं भई शाइनिंग होनी चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी, वहाँ अपीयरेंस, वैसा ही मटेरियल वहाँ पे यूज़ किया जाएगा जो शो करता होगा प्रॉपर्टी। 2 चीज़ें भई, जहाँ रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो डल होगा तो भी चल जाएगा, नहीं होगा तो भी चल जाएगा। तो वहाँ अपीयरेंस का आप रोल वहाँ पे प्ले होता है, फिर वहाँ से आप मटेरियल उठाओगे, ठीक है? इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये एक कैटेगरी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। फिर क्या है बच्चों, हार्डनेस की। हार्डनेस क्या है, आपको ये तो समझ में आ गया होगा भई, कोई भी मटेरियल है, अब वो हार्ड अब कहाँ-कहाँ, अगर आप ये मानो कि हार्डनेस की रिक्वायरमेंट कहाँ-कहाँ होती है। मान लीजिए कहीं हम यूँ कहते हैं ना भई, चाहे हमें अपना गेट बनवाना है, ठीक है? तो हम ये कहेंगे भई मटेरियल थोड़ा-सा कैसा होना चाहिए, थोड़ा-सा हार्ड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भई वो बिल्कुल एक किसी ने एक लात ही मार दी। कई तो अपने यहाँ पे हो जाते हैं ना कि गेट भी ऐसे ही खोलते हैं और वो मुड़ जाए फिर, ठीक है? उसी में डेंट आ जाए, वो नहीं होना चाहिए। जैसे आप गाड़ियाँ अगर बनवाते हो, तो आपने देखा होगा कि टाटा और स्विफ्ट की कई बारी वो कंपैरिज़न किया जाता है, तो आपने देखा होगा ना कि कहते हैं भई जो टाटा वाला है उसका बहुत ज़बरदस्त स्टील यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा मटेरियल यूज़ करते हैं, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो गाड़ियाँ। तो आप वहाँ पे हार्डनेस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है? वो क्या है कि भई एक तो कटिंग से बहुत जल्दी उसकी कटिंग ना हो पाए, उससे थोड़ा-सा रेजिस्टेंट हो, स्क्रैच ना हो पाए, उसको कोई कंप्रेस ना कर पाए, ठीक है? कंप्रेशन ना हो कि भई जैसे ही मैंने हाथ लगा दिया वो कंप्रेस हो जाए, ठीक है? जैसे आप कोई भी जो रेलवे ट्रैक जैसे बनता है बच्चों, रेलवे ट्रैक आपने देखा ना, रेलवे ट्रैक जो बनते हैं, अब वहाँ पे ऐसा मटेरियल तो नहीं ढूँढोगे ना कि भई सॉफ्ट सा होना चाहिए, ऐसे नहीं। आप पहली रिक्वायरमेंट होगी भई कैसा हो, थोड़ा-सा हार्ड मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि एक तो देखो अब रोज़ का काम तो नहीं है कि रोज़ आप ट्रैक वहाँ पे बिछाने वाले हैं, तो मटेरियल कैसा होना चाहिए, भई एक तो ऐसे ना हो कि बहुत जल्दी वहाँ से कट हो जाए, ऐसा ना हो, ठीक है? वहाँ पे कंप्रेशन नहीं होना चाहिए, तो ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए किस चीज़ की, जो कि आपका हार्डनेस, जो चीज़ आप मटेरियल जिसकी आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना?
तो इन सारे जो चीज़ें हैं जो मैंने बताया कि भाई कटिंग से, स्क्रैचिंग से या फिर कंप्रेशन से, इससे रेजिस्टेंट वो होना चाहिए। पर वहीं एक अपोजिट में अगर आप एक एग्जांपल माने, मेरे को ध्यान से सुनते जाइएगा, अगर वहीं आप एक एग्जांपल माने जैसे बर्तन जिससे हम साफ़ करते हैं, बर्तन हमें साफ़ करना है तो हमें ये नहीं है कि भई आप उसको घिस-घिस के, बिल्कुल घिस-घिस के और एक बहुत हार्ड मटेरियल आप ले लें, वो वाली चीज़ नहीं चाहिए। जैसे आप पैर भी जो हम साफ़ करते हैं उससे भी हमें एक मटेरियल चाहिए होता है कि भई जो सॉफ्ट हो, ठीक है? बर्तन साफ़ करने के लिए आपने देखा ना वो स्पंज आती है ना, वो भी सॉफ्ट नेचर की होती है। तो हार्डनेस में वो स्मूथ भी, मतलब वो दोनों चीज़ें आ गई, या तो बहुत हार्ड हमें मटेरियल चाहिए वो हमारी रिक्वायरमेंट पे है, और जो मटेरियल इस कैटेगरी में आएगा कि भई ये बहुत हार्ड है, तो वैसा हम वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है? स्पंज में वही मुझे ये पता है बर्तन साफ़ करने हैं, तो ये तो नहीं है कि आप लोहे के उससे साफ़ करना शुरू कर दोगे, तो वो चीज़ नहीं है। वहाँ पे दूसरी चीज़ आ जाएगी कि भई एक सॉफ्ट सा मतलब कोई चीज़ चाहिए और जो थोड़ी-सी पावर भी लगाए, पर ऐसा ना हो कि सारे बर्तनों पे स्क्रैच छोड़ दे, वो चीज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है? तो ये किस में आ जाता है? हार्डनेस में आ जाता है, ठीक है? फिर हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबल की। अब यहाँ पे भी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, इसका पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भई सॉल्युबल क्या होता है? जो किसी चीज़ में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं, उसको आप क्या बोल देते हैं? भई वो सॉल्युबल हैं। इनसॉल्युबल क्या होते हैं? जो उस चीज़ में मिक्स नहीं होते। अब आपको जो सॉफ्ट ड्रिंक बनते हैं बच्चों, ये सारे क्या बनते हैं, जितने भी हैं ये सॉफ्ट ड्रिंक जो बनते हैं, अब उसमें आपको पता है कि भई अगर पानी में शुगर की प्रॉपर्टी आपको पता है कि भई वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगी। तो आपको पता है ना कि वो उसमें क्या है, सॉल्युबल है, तभी आप उसको उसमें डिसॉल्व कर रहे हैं। पर क्या आप ऑयल को पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं बच्चों? बिल्कुल भी, वहाँ आप डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आप पहले नेचर देखेंगे कि भई क्या इस चीज़ में जैसे हम कहते हैं ना लाइक डिसॉल्व लाइक होता है, जो जैसा होता है वो वैसे में ही क्या होता है, डिसॉल्व होता है। तो पानी में उसी की जैसे जो चीज़ें होंगी, जैसे पोलर आप जानते हैं पानी होता है, तो पोलर जो कंपाउंड्स होंगे, वही उसमें क्या होते हैं बच्चों, डिसॉल्व होते हैं, तभी वो कहेंगे आप सॉल्युबल हैं। जितना भी ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब कुछ क्या है, पानी में मिक्स नहीं होते, ठीक है ना? तो और ख़ासकर आप घी भी नहीं मिला सकते, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे ये जो दे रखी है टेबल, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेमन जूस आपको पता है भई पानी में क्या हो जाएगा, जो है मिक्स हो जाएगा, मस्टर्ड ऑयल नहीं होगा, कोकोनट ऑयल जो है वो हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि अगर ये तो बात करेंगे केरोसिन की, कि एक तो केरोसिन है और एक ऑयल है, कोई भी, उसमें क्या-क्या चीज़ें मतलब डिसॉल्व हो जाती हैं और क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे डिसॉल्व नहीं होती, वो आपको बताना है, ठीक है ना? तो वो चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और जो सबसे ये जो अभी नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे हम ये 9th वाला जो आगे चैप्टर आएगा केमिस्ट्री का, हम वहाँ पे भी पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर, ये हो जाता है क्या, जो फ्लोटिंग की जो प्रॉपर्टी थी या सिंकिंग की जो प्रॉपर्टी है उसमें। अब आप ये जानते हैं कि वाटर की एक स्पेसिफिक क्या होती है बच्चों, डेंसिटी होती है। क्या होती है? स्पेसिफिक डेंसिटी होती है। अगर जितनी पानी की डेंसिटी है, ठीक है? अगर उससे कम हुई किसी ऑब्जेक्ट की, तो वो ऊपर तैरेगा। पानी से अगर डेंसिटी कम हुई तो वो ऊपर तैरने लग जाएगा। अगर पानी से उसकी डेंसिटी ज़्यादा हुई तो वो डूब जाएगा। अगर पानी के बराबर हुई तो जहाँ आप उसको छोड़ दोगे वो वहीं रहेगा। मान लीजिए आपने ऊपर छोड़ दिया तो ऊपर रह जाएगा, बिल्कुल नीचे छोड़ा है तो वो नीचे रह जाएगा, कहीं बीच में छोड़ दिया हो तो बीच में रह जाएगा। तो जहाँ पे आप वाटर की और जो दूसरा जो मटेरियल इसमें डाल रहे हो सेम होगी, तो ऐसा होने वाला है। ठीक है? तो ये क्या है कि वो फ्लोट होगा कि सिंक होगा। वैसे आप ये भी जानते हैं कि सरफेस एरिया भी बहुत मैटर करता है। यूँ तो आपने देखा है भई, ये जितनी समुद्री जहाज बनती हैं, शिप जो बनती हैं या पनडुब्बी जो बनती हैं, वो सारी कैसी हैं बच्चों? वो मेटल से ही बनी हुई होती हैं। मेटल्स की डेंसिटी पानी से बहुत ज़्यादा है ना, पर हम उसका क्या कर लेते हैं, उसका सरफेस एरिया बढ़ा लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम उसका? सरफेस एरिया बढ़ा लेते हैं। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से भी, क्योंकि वहाँ पे आप बायोन्सी की बात करते हो। किसकी बात करते हो? बायोन्सी की। क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है ना बच्चों, कितना है? जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है, उतना वहाँ से वो पानी हटाएगी। जितना सरफेस एरिया पानी के कॉन्टैक्ट में आएगा, उतना आपने देखा ना, जो मोटर वाली शिप होती हैं, वो पानी वहाँ से रिमूव करती रहती हैं, पानी हटाती हैं। फिर इतना ही पानी उसके अपोज़िट, जितना पानी वो हटाएगी ना बच्चों, जितना शिप पानी हटाती है, उतना ही वो अपोज़िट में एक फ़ोर्स लगाती है, जैसे जिसकी वजह से वो जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो वहाँ पे तैरेगा, जिसको आप बायोन्सी कहते हो। ठीक है ना?
जिसकी वजह से चीज़ें क्या करती हैं, फ्लोट करती हैं। आपने रेगुलर देखा होगा ना, जो भी हम स्विमिंग करते हैं उसमें लगातार जो भी स्विमर होता है वो अपने हाथ पैर मारता रहता है, मतलब वो पानी को हटाता रहता है। जितना रिप्लेसमेंट हम वाटर की करेंगे उतना हमें नीचे से वाटर क्या करेगा, हमें वो एक फोर्स देगा जिसको आप बायोंसी कहते हो, जो कि हमें तैरने के लिए क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये थी काम की बात। फिर आप जो बात करोगे वो है अपना जो ट्रांसपेरेंसी है, मतलब जिसको आप क्या कहते हो कि भाई वो ट्रांसल्यूसेंट है, ट्रांसपेरेंट है या फिर ओपेक है, कि वहाँ से लाइट जो है भाई वो आर पार मतलब वो ट्रांसफ़र हो पा रही है कि नहीं, धुंधली है या फिर बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। एक बहुत आप एक एग्ज़ाम्पल हमसे पूछा जाता है कि भई जो हमारा हाथ होता है, हथेली जो है, उसको अगर आप टॉर्च पे रखते हो ऑन करके, ठीक है? तो आपको लाइट दिखाई देती है। तो ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट है बच्चों, ट्रांसल्यूसेंट है या फिर ओपेक है। तो आपको पता होना चाहिए जो ह्यूमन बॉडी होती है वो कैसी होती है? ट्रांसल्यूसेंट होती है। कैसी होगी? ट्रांसल्यूसेंट होगी। और जो चीज़ें हैं जैसे अब हमें ये पता है कि भई जितने भी जार हैं, दुकान में जो रखे रहते हैं जिनको शो करना है, नहीं तो आप जाओगे तो बच्चे को तो वहाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, दिख जाएगी भई यहाँ पे ये वाली कैंडी रखी है, मेरे को यही वाली चाहिए। और बिल्कुल ऐसे बंद करके रख दे तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि इसमें क्या रखा हुआ है। तो दुकान वाले बड़े तेज़ हैं, उसको यूँ पता है कि भई यहाँ कैसी है, ऐसी चीज़ रख देते हैं आर-पार बच्चे को दिख जानी चाहिए कि हाँ भई यहाँ पे ये वाली चीज़ रखी हुई है। तो हमें नीड किस चीज़ की है? भई यहाँ पे जो जैसे ग्लासेस हैं, आप ये जानते हो कि भई हम क्योंकि पहनते भी तो हैं ना उसको, चश्मा भी लगाया जाता है, तो लाइट रिफ्लेक्शन का वहाँ पे मैटर होता है, जहाँ पे लाइट हमें पास ही नहीं करानी। जैसे घरों में भी हमारे शीशे लगते हैं, हम आप शीशे देखते हो ना कि भई हमें जो बाहर वाला है वो ना देख सके और जो अंदर वाले हैं वो बाहर देख सके। तो वही ट्रांसपेरेंसी का काम आता है कि भई किस तरीके का ग्लास बनाना है, वो ट्रांसपेरेंट रखना है या वो बिल्कुल ओपेक कर देना है या वो मीडियम उसमें रखना है। ठीक है? तो ये चीज़ें भी यहाँ पे काम आती हैं। इतना समझ में आ गया होगा बच्चों? ये यहाँ पे देखो सारी चीज़ें आपने समझ ली हैं, आपने हार्ड भी समझ लिया, इनसॉल्युबल भी समझ लिया, लस्ट्रस भी आपने समझ लिया है और ओपेक, रफ, सॉल्युबल, ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट। ठीक है? एक क्वेश्चन आपका जो काम रहेगा बच्चों, जो यहाँ पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, ये आपको करने हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे ओड इवन का क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे जो 7th क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ना, यहाँ पे क्या पूछा है कि फाइंड द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है? ओड वन आपको बताना है कि इसमें ओड वन कौन-सा है। अब भाई देखो, चेयर हमें पता है, बेड है, टेबल है, बेबी है, कपबोर्ड है, इसमें बेबी नहीं आना चाहिए था। ठीक है? ओड तो आप अगर देखोगे तो ये इसमें से ओड है, इसमें से रोज़, जैस्मिन, बोट, इसमें से बोट और ये सारे क्या हैं? आपके फ्लावर्स हैं, तो ये ओड हो जाएगा। एल्यूमीनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर और सैंड ये इसमें ओड हो जाएगा। शुगर है, सॉल्ट है, सैंड है, कॉपर सल्फेट है, तो इसमें से ओड क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें भी क्या ओड हो जाएगा? सैंड ओड हो जाएगा क्योंकि ये सारे कंपाउंड्स हैं, सैंड ऐसे उसमें नहीं आएगा। ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपको करके देखने हैं कि भई कैसे-कैसे ये चीज़ें आएँगी, ठीक है? अब एक चीज़ आपको बतानी है कि जो चीज़ें अ, ये जो सब कुछ लिखा हुआ है, कहाँ पे गए? ये कौन-सा क्वेश्चन आ गया? हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको करना है कि जैसे लिस्ट ऑल द आइटम्स जो फ्लोट करते हैं पानी में, ठीक है? और आपको ये बताना है कि उनमें से जो केरोसिन ऑयल में भी कोई चीज़ फ्लोट करेगी कि नहीं करेगी। जैसे प्लास्टिक बॉटल है, केरोसिन में फ्लोट नहीं करने वाली, आपको मुझे इसका रीज़न बताना है, ठीक है? कोई भी चीज़ किसी में क्यों तैरती है, इसमें यही इसका आंसर है, तो केरोसिन में आपको बताना है कि वो क्यों नहीं वहाँ पे तैरती, ठीक है ना? और यहाँ पे भी ट्रू और फ़ॉल्स दे रखे हैं, तो अब चलो 1-2 करते हैं वैसे तो। जैसे विनेगर जो है डिज़ॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है? ये बिल्कुल डिज़ॉल्व करता है। सैंड सेटल डाउन इन द वाटर, बिल्कुल सेटल हो जाती है। ऑयल मिक्स विद द वाटर, बिल्कुल मिक्स नहीं होता है बच्चों। शुगर डज़ नॉट डिज़ॉल्व इन द वाटर, ये तो गलत बोल रखा है। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन द वाटर, बिल्कुल फ्लोट करता है। चॉक डिज़ॉल्व्ड इन द वाटर, ये भी गलत है, ठीक है? फिर जो नोटबुक हैज़ लस्टर व्हाइल एन इरेज़र डज़ नॉट, ये भी गलत है, बुक थोड़ी लस्ट्रस होती है। स्टोन इज़ ट्रांसपेरेंट, फॉल्स है बच्चों ये। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। देखिए अब क्या है, इसमें क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है? ये एक आप ये मानिए कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो एक सब्सटेंस है, किस तरीके का है, जो कि
एक ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होता है। किस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है? उसकी ग्रोथ के लिए, उसके रिपेयर के लिए और जो उसकी बॉडी है उसकी मेंटेनेंस के लिए वो ज़रूरी होता है। फिर न्यूट्रिएंट्स में आपको ये पता होना चाहिए कि उसके कौन-कौन से मेजर मतलब जो आप न्यूट्रिएंट कह रहे हो उसमें कौन-कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं जो उसको इतना हेल्दी या जिसकी वजह से ग्रोथ या रिपेयर सब कुछ होता है, कौन ऐसी चीज़ें हैं जो उसको ऐसे बना रही हैं। तो उसमें कौन है? कार्बोहाइड्रेट हमारे पास होते हैं, फैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं, ठीक है? सबसे पहले जो आपसे मतलब पूछा जाता है, जो मेन होता है, वो कार्बोहाइड्रेट और उसका टेस्ट पूछा जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट का जो टेस्ट है, वो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। क्या किया जाता है कि आपके पास मान लीजिए जहाँ पे भी आपके पास स्टार्च है, ठीक है? जैसे चावल में हो सकता है, आलू में हो सकता है या फिर जो ब्रेड होता है, जो भी चीज़ें किस चीज़ का सोर्स है स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट का। स्टार्च है जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होगा, तो उसमें आप क्या करते हैं कि आयोडीन जो होता है, क्या होता है बच्चों? जो आयोडीन होता है, अगर आप उस स्टार्च पे या उस कार्बोहाइड्रेट पे अगर आयोडीन उसमें उसका सॉल्यूशन डालते हैं आयोडीन का, तो वो कलर कैसा हो जाता है, वहाँ पे कैसा कलर अपीयर होना शुरू हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर आना शुरू हो जाएगा। इससे ये पता लगता है कि भाई यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। मान लीजिए आपके पास 3 चीज़ें ऐसे रखी हुई हैं, ठीक है? एक ये ए बीकर रखा हुआ है, एक बी बीकर रखा हुआ है और एक सी रखा हुआ है और आपको ये पता लगाना है कि किस में कार्बोहाइड्रेट है, किस में प्रोटीन है और किस में फैट है। तो आप क्या करेंगे भाई, पहले आपने मान लीजिए आयोडीन डाल के देखा, जिसमें भी कैसा कलर आ गया ब्लू ब्लैक, तो आप समझ जाएंगे भाई इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है? फिर फैट का एक बेसिक सा टेस्ट है कि भाई ये क्या कर देता है कि भाई तब आप एक जो पेपर है, एक क्लीन आप शीट ले सकते हैं, पेपर ले सकते हैं, जैसे आप टिश्यू पेपर ले लीजिए और उसमें आप क्या करेंगे, उस सब्सटेंस के साथ अगर उसको रब करते हैं तो उस पेपर को वो कैसा बना देती है, एक ग्रीसी सा पैच आना शुरू हो जाएगा। जैसे आप मिठाई लेके आते हैं उसमें भी जैसे घी का मतलब पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? या पेपर को वो कैसा बना देते हैं, ट्रांसल्यूसेंट बना देते हैं। तो ये फैट के लिए टेस्ट हो जाता है, ठीक है? फिर बात आती है प्रोटीन की। प्रोटीन का भी आपको याद रखना है, ये भी मेन है। इसको कैसे टेस्ट किया जाता है, इसमें 2 चीज़ें डाली जाएँगी, एक तो कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 और साथ में क्या डाला जाएगा यहाँ पे, कास्टिक सोडा जिसको आप क्या बोलते हो, NaOH, ठीक है? इन दोनों को अगर आपके पास प्रोटीन है और उसमें आप क्या डाल दें, कॉपर सल्फेट डाल दें और साथ में कास्टिक सोडा मतलब NaOH डाल दें, तो वहाँ पे कौन-सा कलर अगर अपीयर हो जाता है, वायलेट कलर अगर अपीयर हो जाता है, तो आप कहेंगे कि भई ये क्या है, प्रोटीन है। तो ये तीनों टेस्ट आपको याद रखने हैं, फैट के लिए भी और कार्बोहाइड्रेट के लिए भी और प्रोटीन के लिए। प्रोटीन में क्या है, कॉपर सल्फेट और NaOH जिसको कास्टिक सोडा बोला गया है, वो वायलेट कलर देता है, तो वहाँ पे प्रोटीन है, नहीं है तो फिर ठीक है, प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है? फिर आपको देखना है कि भई जो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, भई वो कहाँ पे प्रेज़ेंट है, ठीक है? या किस तरीके का फूड है, वो सब कुछ हमें पता करना है। तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट को अगर आप देखो, तो ये एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। जो आप मेनली जो फूड हम खाते हैं पूरे दिन में, उसमें मोस्टली आपको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। चाहे आप रोटी खा रहे हैं, मतलब जो आटा है या फिर जो ब्रेड की हम जो बात कर रहे हैं, आलू की बात कर रहे हैं, ये एनर्जी गिविंग फूड बोले जाते हैं और इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है? जैसे इनमें मेजर फॉर्म इनकी क्या बोली गई है कार्बोहाइड्रेट की, ये है शुगर और स्टार्च, ठीक है? ये कहाँ-कहाँ से हमें मिलते हैं, सीरियल से मिलते हैं, जिसमें क्या हो जाती है, व्हीट हो जाता है, राइस हो जाता है, ठीक है? और उसमें क्या आ जाता है, भाई मेज़ भी है, पोटैटो भी है, स्वीट पोटैटो भी है, शुगर है, जगरी है, बनाना हो गया, मैंगो हो गया, मेलन हो गया, पपाया हो गया, इन सब में कार्बोहाइड्रेट प्रेज़ेंट है, ठीक है? फिर अगर आप किसकी बात करते हो, फैट की बात करते हो, ठीक है? फैट की अगर बात करो तो अगर आप फैट में देखो तो ज़्यादा एनर्जी होती है बच्चों। फैट वाले में जो जिसमें फूड मतलब जिसमें फैट है उस फूड में ज़्यादा एनर्जी होती है। बस फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए भी हमें ज़्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है? बात समझ में आ गई ना? फैट में वैसे ज़्यादा एनर्जी होती है पर उसको ब्रेक डाउन करने में भी ज़्यादा एनर्जी लगती है। अब मान लीजिए हम घी खा लें पर उसके लिए हम इतना काम नहीं कर रहे हैं तो फैट ब्रेक डाउन नहीं होता, वो जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है? देखो, फिर फैट आपको कहाँ-कहाँ से मिल रहा है, ये भी एनर्जी गिविंग फूड होता है, ठीक है? और ज़्यादा एनर्जी देता है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, जो अभी बात आपको बताई गई है। एग्ज़ाम्पल क्या है, बटर हो गया,
घी हो गया, मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, ऑयल हो गया, और जो एग में योल्क होता है वो हो गया, ठीक है। फिर बात अगर आप करें जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या है, ये ग्रोथ और रिपेयर के लिए हमारे लिए काम आता है, ठीक है। और वो बॉडी बिल्डिंग फूड में काउंट किया जाता है। प्रोटीन रिच फूड्स क्या बोले जाते हैं, वो बॉडी बिल्डिंग फूड बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। अब कौन से सोर्स हैं, जो प्लांट सोर्स हैं जिससे हमें प्रोटीन मिलता है, जैसे सोयाबीन हो गया, पीस हो गई, आलमंड हो गया, ग्राम हो गया, मूंग हो गए, इन सब से जो प्लांट के सोर्सेज हैं जिससे आपको प्रोटीन मिलेगा। एनिमल्स से, मतलब एनिमल के कौन से प्रोडक्ट हैं जिससे आपको प्रोटीन मिलेगा, मिल्क हो गया, चीज़ मतलब दूध से प्रोटीन आपको मिलता है, एग हो गया, फिश हो गई, मीट, इन सब से भी आपको क्या मिल जाएगा, प्रोटीन। मतलब जो वेजिटेरियन है उनके लिए एक तो पनीर बच गया है और एक दूध बच गया है, तो आप खूब उसको खाइए और बॉडी बिल्डिंग का काम कीजिए, ठीक है, मतलब अपनी बॉडी को बिल्ड कीजिए। फिर बात आती है विटामिन की। अब यहाँ पे क्या है कि एक तो ये इनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम रिक्वायर्ड होती है बॉडी में, ठीक है। अब ये करते क्या है कि ये प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को अगेंस्ट किसके, डिजीज़ के प्रोटेक्ट करते हैं, कि डिजीज़ हो जाती है उससे बचाते हैं, और कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। ये अलग अलग तरीके की मतलब इनकी कैटेगरी है, जैसे विटामिन ए है, विटामिन बी है, सी है, डी है, ठीक है, ई है, के है, ये सारे विटामिन, ठीक है, ये सारे लिखे हुए हैं विटामिन ए, बी, सी। और पूरे बी का तो आपको पता है ये एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, जैसे ये बनाए गए हैं B1, B2, B6, B12, ठीक है। तो ये बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, टोटल मिला क्या बोला जाता है, बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। अगर आप देखो विटामिन में एक होता है फैट सॉल्युबल और एक होते हैं वाटर सॉल्युबल। एक क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल, और एक क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल। मतलब एक तो पानी में सॉल्युबल होंगे और एक इसमें होंगे अपने फैट में सॉल्युबल होंगे। ए, डी, ई और के ये कैसे हैं, ये फैट सॉल्युबल हैं, मतलब बॉडी में क्या रहेंगे, स्टोर्ड रह सकते हैं। कुछ होते हैं वाटर सॉल्युबल, क्योंकि हमारी पानी में है, पानी में सॉल्युबल होते हैं तो यूरिन के थ्रू वो पास आउट हो जाते हैं। तो जिसमें आपका क्या आ जाएगा, जो विटामिन सी है, ठीक है, वो लगातार बॉडी को रिक्वायर्ड होता है क्योंकि वो यूरिन के साथ पास आउट हो जाता है। और वो कुकिंग मतलब अगर उसकी की जाती है, मतलब हीटिंग में भी वो ख़त्म हो जाता है, तो वो पके हुए खाने में विटामिन सी आपको मिलेगा नहीं, और बॉडी को लगातार वो चाहिए होता है क्योंकि वो यूरिन के साथ भी पास आउट हो जाता है, स्टोर वो रहता नहीं है, ठीक है। फिर जो अगर आप मिनरल्स की बात करते हैं तो भाई ये भी प्रॉपर जो ग्रोथ है या मेंटेन है अपनी पूरी बॉडी को ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए ये मिनरल्स भी चाहिए होते हैं। जैसे आपने सुने होंगे भी फॉस्फोरस चाहिए, या कैल्शियम चाहिए, सोडियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, आयोडीन आपने सुना होगा, आयरन की, कोई खून बढ़ाना है तो ये कहते हैं आयरन की कमी है, कैल्शियम की कई बार कमी बता दी जाती है। तो ये हमारे लिए क्या है, चाहिए कम क्वांटिटी में, पर बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और उसको पूरे अच्छे से मेंटेन करने के लिए मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सोर्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का सोर्स क्या है, कैल्शियम का आपको पता है जिसमें कमी बोली जाती है, क्या बोले भाई, दूध पियो, मिल्क में होगा, एग में होगा, या ग्रीन वेजिटेबल खाओ, या फिर फिश में जो कैल्शियम है वो प्रेजेंट होगा। आयोडीन का सोर्स क्या है, सी फूड है, और आयनाइज्ड सॉल्ट है, सॉल्ट में क्या है जिसमें आयोडीन प्रेजेंट हो। आयरन क्या 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 है, आयरन की तब खून की कमी बता दी जाती है जिसमें स्पेनिश ग्रीन जो वेजिटेबल्स हैं सारी, उसमें एग या फिर एप्पल, ठीक है, उसमें भी आयरन होगा। सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, उसमें क्या क्या होगा, उसमें मिल्क आ जाएगा, बनाना आ जाएगी, और पल्सेस वहाँ पे आ जाएंगे। ये किसके सोर्स हैं, फॉस्फोरस के सोर्स हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको लिख दिया जाएगा भाई ये कैल्शियम, इनमें से वो ए बी सी डी पूरे ऑप्शन बना देंगे कि भाई इसमें से कैल्शियम की सोर्स कौन सा इसमें से है। एक जगह पे गलत ऑप्शन, मतलब क्या होगा, बीच में कोई ना कोई गलत चीज़ वहाँ पे डाली हुई होगी तो वो आपको पहचाननी होगी, ठीक है। फिर क्या है, रफेजेस क्या होते हैं, वैसे तो आप देखो इसकी एज सच मतलब बॉडी बिल्ड और उस करने में तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पे जिसको फाइबर्स भी आप बोलते हो, ठीक है, डाइटरी फाइबर्स जिसको रफेजेस बोला जाता है, ये कोई न्यूट्रिएंट अपनी बॉडी को एज सच कुछ देते नहीं हैं, फिर भी ये हमारे लिए एसेंशियल होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, और डाइजेस्ट भी हमारी बॉडी में होते नहीं हैं। क्या होते हैं बच्चे, ये डाइजेस्ट भी हमारी बॉडी में होते नहीं, पर डाइजेशन में हेल्प कराते हैं, और जो वहाँ उसमें से एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट जो हैं उसको एब्जॉर्ब कराने के लिए हमारे काम आते हैं, ठीक है। और ये जैसे जिसमें आप जो ग्रेन हो गया, या फिर पोटैटो हो गए, पल्सेस हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, इनमें क्या है, इनमें रफेसेस होते हैं, तो ये हमारी बॉडी के लिए
भाई आप एक किस्म से ये कहिए कि डाइजेशन में हेल्प कराएगा, ठीक है? हेल्प कराने वाले हैं। या फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिकवर करने या उसको डाइजेस्ट कराने में, एब्ज़ॉर्ब कराने में न्यूट्रिएंट्स को, उन सब में हेल्प कराएगा। एज़ सच खुद का इसका कोई काम नहीं है मतलब, ठीक है ना? तो ये दे रखे हैं यहाँ पे फंक्शन क्या है इसके, कि ऐड बल्क टू द फूड, इट हेल्प टू डाइजेस्ट फूड एंड एब्ज़ॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, ये दोनों काम बता दिए। इट्स हेल्प आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब कि एक्सक्रीशन में भी हेल्प कराने वाला है। तो रफेजेस जो होते हैं वो इस चीज़ के काम आते हैं, जिनको फाइबर्स भी बोला जाता है, ठीक है? फिर क्या है, पानी की बात आती है, ये क्या है, असेंशियल है। सबको पता है 70% हमारा जो बॉडी वेट होता है वो किसकी वजह से है, पानी की वजह से ही है। और पानी का फंक्शन हमें पता होना चाहिए कि भाई जो न्यूट्रिएंट है उनको एब्जॉर्ब कराने का काम होता है। वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हमारी बॉडी से जैसे यूरिन की फॉर्म में या स्वेट की फॉर्म में क्या होता है, पास आउट होता है, ठीक है? ये है वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, ठीक है? ये काम करता है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हमारी बॉडी से यूरिन या स्वेट की फॉर्म में बाहर निकालने के काम आता है, या बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी ये क्या करता है, काम आता है, ठीक है? फिर बात आती है बैलेंस डाइट की, कि बैलेंस डाइट क्या है। देखो, एक तो बैलेंस डाइट भाई पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, किसका क्या काम है, किस तरीके का इंसान है। और बॉडी चीज़, अब सब डॉक्टर ये तो नहीं कह देते भाई तुझे ये चाहिए, दूसरे को भी वही खाना बता दिया, तीसरे को भी वही बता दिया, बिल्कुल नहीं। बॉडी का जिसका जैसा नेचर होगा उस हिसाब से उसकी डाइट बताई जाती है, ठीक है? क्या वेट है, क्या हाइट है, या फिर बॉडी स्ट्रक्चर, या फिर मतलब बॉडी का भी एक नेचर होता है, उसके हिसाब से उस पर्सन की बैलेंस्ड डाइट होती है। और वो पर्सन काम क्या करता है, ठीक है? अब जो खेतों में काम करता होगा उसको ये तो नहीं कहेंगे भाई तू 2 ब्रेड खा लेना और 1 ग्लास जूस ले लेना, बिल्कुल नहीं कहेंगे, डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, ठीक है? तो मतलब उसका मरने का प्लान करना है ना, तो उसकी ये बैलेंस डाइट बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और बैलेंस डाइट होगी क्या, जहाँ पे एक फूड में कंट्रोल वे में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर तरीके से, चाहे उसमें अपना कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए, एक प्रॉपर अमाउंट में हो, और उसमें वाटर भी हो, रफ एसेस भी हो, मतलब फाइबर डाइट भी हो, वो प्रॉपर अमाउंट में हो। और ये एज फैक्टर भी यहाँ पे काउंट होता है बैलेंस डाइट में। कोई छोटा बच्चा उसकी डाइट अलग होगी, एक बीच की एज का होगा उसकी डाइट अलग होगी, और बड़ा जो होगा, बूढ़ा जो इंसान होगा उसकी डाइट अलग होगी। तो ये वेरी करता है, ठीक है? फिर ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, रिटेनिंग दी न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ द फूड, कि कैसे आप फूड की, भाई कई बार हम क्या करते हैं कि बहुत चीज़ें जैसे चावल को आपको बार बार धोने के लिए मना किया जाता है। क्या किया जाता है, भाई चावल को बार बार ना धोएं, क्योंकि फिर उसका स्टार्च आधा तो उधर ही निकल जाता है, ठीक है? बहुत सारे फ्रूट्स को भाई आधे वो छिलका ना उतारें, क्योंकि उनमें भी बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो वो भी मतलब ऐसे ही आपको रॉ तरीके से खानी चाहिए। हाँ, वॉश करके खानी चाहिए। उसको छील काट के अगर धोएँगे तो उसमें भी उसके जो विटामिन्स हैं या उसके मिनरल्स हैं, वो उसमें से क्या है, रिलीज़ होते हैं, ठीक है? देखो, अब यहाँ पे क्या है कि भई एक तो फूड को प्रॉपर तरीके से मतलब उसकी कुकिंग होनी चाहिए, कि उसके भई जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस्ट ना हो। जैसे मैंने विटामिन सी की बात कही कि कुकिंग में वो ख़त्म हो जाता है, तो भई वो फ्रूट्स के थ्रू लेंगे, कि भई बहुत ज़्यादा फ्रूट लें, और जिसकी वज़ह से आप प्रॉपर अपने विटामिन को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है? उनमें क्या है कि भई हमेशा एक तो जो फ्रूट्स हैं उनको पहले धो लें, ये नहीं कि वो उसको छील काट के फिर आप धोने जाएँगे तो फिर तो आप वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स उसके ख़त्म हो ही जाएँगे, ठीक है? छीलने काटने के बाद आप ना धोएँ उसको, पहले ही उसको वॉश कर लेंगे, तो वहाँ पे उसके न्यूट्रिएंट्स बचे रहेंगे, ठीक है? उसमें ये बोला गया है नेवर रिमूव द पील्स ऑफ द फ्रूट, ठीक है? ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उनमें भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है? ये बोला गया है कि रिपीट ना करें बार-बार वॉशिंग, चाहे उसमें राइस हो, चाहे उसमें दालें हों, ठीक है? जिसमें बहुत सारे मिनरल या जो अपने पास विटामिन्स होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। फिर ये बात की गई है कुकिंग की, ज़्यादा कुकिंग हो जाएगी तो विटामिन सी वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, तो वो भी हमें नहीं मिल पाएगा, ठीक है? फिर बात आती है डेफ़िशिएंसी की, भई किसकी वज़ह से क्या-क्या कमियाँ हो जाती हैं, भई कार्बोहाइड्रेट की वज़ह से, या फिर विटामिन की वज़ह से, मिनरल्स की वज़ह से। अगर उस चीज़ की लगातार कमी बनी रहती है तो वो एक डिज़ीज़ के रूप में बाहर आती है। जैसे विटामिन ए की कमी होना, वो क्या क्रिएट कर देती है, नाइट ब्लाइंडनेस वो क्रिएट कर देती है, जिसमें क्या हो जाता है, सिम्पटम क्या रहेंगे नाइट ब्लाइंडनेस के, आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा। आपको रात को मतलब ऑल ओवर रीज़न से है कि आँखों की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, भई आपको दिखना बंद हो जाएगा रात को,
क्लियर विजन आपका नहीं रहेगा, जो थोड़ा बहुत भी हमें दिखता है, ठीक है। बिल्कुल अंधेरा हो यूँ मत कहना है कि भई हमें दिख ही नहीं रहा, तो नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, तो विजन आपको रात को दिखना बंद हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है। फिर विटामिन B1, जिससे क्या होता है, इसे याद रखो कि बी से ये यहाँ पे बेरी-बेरी, यहाँ पे क्या हो जाता है, मसल्स जो हो जाती हैं वो क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, कि आप प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाते हो, ठीक है। कई लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, उनसे ढंग से काम नहीं हो पाता। हाँ, वो एनीमिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है कि खून की कमी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मसल्स जो हैं वो काफ़ी वीक हो जाते हैं। विटामिन सी की बात करो तो सकरवी जो प्रॉब्लम है वो हो जाती है, जिसको ब्लीडिंग गम्स, मतलब दांतों में आपने खून और ये जो आना शुरू हो जाता है, लूजिंग ऑफ द टीथ खराब हो जाएंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लंबा, अगर आपके दांतों में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो बहुत लंबा टाइम लेगा उसको ठीक करने में, उसको हील करने में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लेगा अगर आपको विटामिन सी की कमी है तो, ठीक है। फिर विटामिन क्या है, डी, जिससे क्या हो जाता है, रैकेट्स, जो क्या है, जिसमें आपकी बोन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और बेंड होना शुरू हो जाती हैं, तो ये विटामिन डी की कमी से हो जाता है, ठीक है। फिर जो मिनरल्स हैं उनमें कौन कौन सी कमी आ जाती है, जैसे आयरन है, ठीक है। एनीमिया, मतलब आपकी जो आरबीसी जो काउंट है वो काफ़ी कम हो जाता है, तो वो आप क्या बोल देते हो, भाई एनीमिया की प्रॉब्लम है, हम बोल देते हैं ना इसमें खून की कमी है, या एनीमिया इसको हो गया, या इसमें आयरन की कमी है, ठीक है। आयरन के सोर्सेज फिर हमने पढ़ लिए थे कि भाई आयरन कहाँ कहाँ से मिलेगा। फिर बात है कैल्शियम की, ये क्या हो जाता है कि ये रिस्पॉन्सिबल जो होता है कि भाई अगर इस कैल्शियम की कमी होती है तो बोन और दांतों को इफेक्ट करने वाला है, तो बोन अगर आपकी सॉफ्ट हो जाएंगी, या टूथ जो है आपके दांत जो है वो खराब होना शुरू हो जाएंगे, या वो वीक होना शुरू हो जाएंगे, या जो ऊपर वाली जो आप जो टिथ कहते हैं उनकी ऊपर वाली लेयर जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से टूथ डिके जिसको आप बोलते हो। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, गोइटर हो जाता है, जिसको गेंगा रोग भी बोला जाता है, जिसमें क्या हो जाती है, जो ग्लैंड होती है यहाँ इन दी नेक अपीयर स्वॉलन, ये बिल्कुल ऐसे हो जाता है, ठीक है। ये आपको एरिया दिख रहा होगा, सूजन यहाँ पे आ जाती है, या मेंटल डिसएबिलिटी भी बच्चों में यहाँ पे देखने को मिलती है, तब आयोडीन की कमी हो जाती है। तो आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे आयोडीन से रिलेटेड भी, तुम्हारे इसमें नमक में आयोडीन है या नहीं है, इससे तो थोड़ा थोड़ा वो वाइब दे रही है कि भाई तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं है। तो आयोडीन जो होता है भाई वो आपके जो नमक होता है उसमें होना चाहिए, उसका अपने आप में एक बहुत बड़ा फंक्शन है। फिर जो आप प्रोटीन एंड फैट की जो है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें प्रोटीन और फैट है, और यहाँ पे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जिसमें मेरिस्मस जो आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे क्वाशियोकोर आ जाता है। ये बीमारी ये प्रोटीन और फैट की वजह से होगी, जिसमें क्या हो जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं बोन्स, और वो क्या होना शुरू हो जाती है, बेंड हो जाती है। ये किसकी, प्रोटीन और फैट की वजह से है, ठीक है। और तब प्रोटीन और क्या है, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, तो इसमें क्या हो जाता है, मेरिस्मस जो बीमारी वो हो जाती है, जहाँ पे जो ग्रोथ हो जाती है वो स्टॉप हो जाती है पर्सन की, ठीक है, और वो बहुत वीक हो जाएगा, बिल्कुल पतला सा दुबला पतला आपको दिखाई देगा, मतलब एक ठहराव नज़र आएगा आपको किसमें, जो डेवलपमेंट होती है किसी की भी बॉडी की, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया बहुत बार, प्रोटीन और फैट की वजह से कौन सी मतलब बीमारी हो जाती है, और जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है उसकी वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, 6th क्लास का ही,